नमस्कार। विषय है सामान्य हिंदी। थोड़ा भर्ती को समझ लें। क्या है ये भर्ती और कितनी आसान सी है, और जब आपके यहाँ से निकलेंगे उसके बाद में पता चलेगा। आपको इस भर्ती के बारे में 10 साल बाद में जो पछतावा होगा ना, आपको मतलब विचलित कर देगा ये ध्यान रखिएगा। यदि आपका सपना ये है कि मुझे आरएस बनना है, आरएस एग्जाम देना है, यदि आप निकल जाते हैं या फिर आपका सपना है ऐसा ही बनने का, ये मैं गौण मान लेता हूं और मैं टॉप पर मान लेता हूं आरएस को। आप तैयारी करते हैं। एक भर्ती कितने वर्ष में पूरी होती है? 2 वर्ष में आरएस की भर्ती। 2 वर्ष में आज तक नहीं, आरपीसी के तो रिकॉर्ड है पूरा। 3 से 4 वर्ष लेती है एक भर्ती पूरा होने में, 3 वर्ष मान के चलिए आप। एक बार यदि आपका आरएस में नहीं होता है, कितने वर्ष पीछे गए आप? भाई देखिए, 3 वर्ष तो आप तैयारी कर रहे हो। यहां से शुरुआत में क्या करते हैं, 3 वर्ष शुरू करते हैं, और एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार कितना हो जाएगा? 3 वर्ष, 6 वर्ष हो गए। मतलब 2 बार यदि आप एग्जाम देते हो तो आपको 7 वर्ष लगेगा ज्वाइनिंग में। कितना लगेगा? 7 वर्ष लगते हैं ज्वाइन करने में आरएस एग्जाम। एक बार एग्जाम छूटता है आपका, पास नहीं होते हो तो। और कई बार क्या होता है कि तीसरी बार भी देते हैं हम। कई बार सुना होगा स्टूडेंट को आपने कि मैं 3 टाइम्स मेंस 2 टाइम्स दे चुका हूँ, तीसरी बार दे रहा हूँ, मेंस लिख रहा हूँ। सुना आपने ऐसे? अब बताइए कितने वर्ष हो गए सीधे आपके? 10 वर्ष आपने अपने जीवन का यहां पर व्यतीत कर दिया, आपने खर्च कर दिया। हो भी गया, मान लीजिए हो भी गया, टॉप पर मिला ठीक है, नहीं मिला ना, हो भी गया, वो नीचे रैंक और आप एलाइड में आ गए। अब देखना इसमें, आपके पास में दूर संचार एसआई की भर्ती है। दूर संचार एसआई है, प्रॉपर एसआई जाकर बनेंगे। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आपका जिला स्तर है, जिला मुख्यालय, ठीक है, वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। जिले के केंद्र में आपकी पोस्टिंग होगी, और जितने भी जिले के थाने हैं, यहां तक भी संभाग के भी। यदि आप आईजी मुख्यालय में आपका कार्यालय आईजी मुख्यालय है तो संभाग लेवल पर चले गए आप ऑटोमेटिक का। क्यों? जहां पर आईजी बैठते हैं और आप वहां पर सब इंस्पेक्टर है टेली कम्युनिकेशन के, तो सीधी सी बात है आपका दायरा बढ़ जाएगा। अब आईजी नहीं बैठते डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो आपका जिले तक पूरा है। जितने भी थाने हैं सबके साथ में आपकी अच्छी लाइजनिंग और अच्छे संपर्क पर रहेंगे। इसमें आप किसी को जानो न जानो, आपको सब जानेंगे वहां पर। और यदि आप इंचार्ज बन जाते हैं, जो कि 3 साल बाद आप बनेंगे, 3 साल बाद में नॉर्मली आप इंचार्ज बनेंगे अपने उस जो ऑफिस होगा, डिपार्टमेंट होगा, उसका बनेंगे बने नॉर्मली आप, क्योंकि आपकी रैंक ही ऐसी है। अब जानते हो, जितना काम मतलब एसपी नहीं करेंगे उससे ज्यादा काम तो आपसे पड़ेगा थानेदारों को। तो थानेदार तो है ही आप, नहीं सब इंस्पेक्टर तो है ही, पर थाना आपके पास नहीं है। अब दूरसंचार में, अब यहां पर एक चीज और सुनो। सरकारी स्तर पर, सरकार में यदि आपकी अच्छी पैठ है, आपके आपके परिवार की, आपके लाइजनिंग की, संपर्क की, तो आप इस दरमियान एसएचओ भी बन सकते हैं। आपकी योग्यता देखी जाती है वहां पर, आप एसएचओ भी बन सकते हैं। ये नहीं है कि दूरसंचार है तो आप थाना नहीं संभाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप में वो इतनी योग्यता है और डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई आप योग्य व्यक्ति हैं और आपको ये काम सौंपना चाहिए, तो डिपार्टमेंट सौंप सकता है। कोई, ठीक है, एक्सक्यूज कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। सरकार ने बोला है भाई, एसपी कह रहा है कि लगिए आप थाने में, थाना आप संभाल रहे हैं, लगते हैं ऐसे भी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तो आपके पास में है। दूसरी बात है, जब आप यहां पर काम करेंगे तो बेदाग रहेगी आपकी छवि। छवि पुलिस डिपार्टमेंट में बेदाग रहना कोई आसान काम नहीं है। छोटे मोटे वो कहते हैं ना, स्ट्राइक आता है ना, आते रहते हैं ऐसे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। मान लीजिए आप थाने में खड़े हो और दो आपस में लड़ लिए, आपने उनको लिफ्ट नहीं दी, किसी कारणवश कोई और काम बिजी थे, तो आप पर आंच आ जाएगी।
आप थाना संभाल रहे हो, मान लीजिए आप तो घर सो रहे हो और रात में कांस्टेबल और मुलजिम के बीच में कोई बहसबाजी हो गई और कांस्टेबल ने लेके उसे लपेट दिया बढ़िया जमकर और हाथ पैर टूट गए किसी का। अभी हो रखा है बाड़मेर में, थाना देकर ही पहुंच आ रखी पूरी तरह से, थाना वो संभालता है। बेचारा घर पर सो रहा है या क्वार्टर में सो रहा है, जो कि नींद लेना जरूरी है उसके टाइम। उस दरमियान उनके बीच में लड़ाई हुई, आपस में हो गए, अब पैर टूट गया किसी का, अब वहां से किस पर आ गई, थानेदार पर। तो वो बेदाग छवि नहीं कह सकते आप पर क्या कि कोई ना कोई चलेगी। ये प्रमोशन में आपको बहुत दिक्कत देगी, प्रमोशन में दिक्कत देगी। और हो सकता है कभी आपको लाइन में बैठा दे। मैं तो कह रहा हूँ लाइन में बैठने से बढ़िया है कि आप कहाँ बैठो, ऑफिस में जाकर बैठो आप। प्रमोशन बहुत जल्दी है, आप जल्दी सीआई बनेंगे और जल्दी क्या बन जाएंगे, आरपीएस। आप 15 साल में आरपीएस बन के आ जाओगे और एलआईड बनने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। उस समय मैं वो निकाल लेता एक बार वैकेंसी, निकालने के साथ में भी आप तैयारी कर सकते हो दूसरी वाली, है कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ आप आरपीएस पहुंच जाओगे और यहाँ आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि आपकी उम्र 25 साल है तो मैं कहता हूँ 35, आपके 40-42 साल तक आप क्या पहुंच जाओगे, और 40-42 साल में आरपीएस पहुंच रहे हो, कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। फिर बोलिए आप कहीं नौकरी करो, बोलिए आप, आपको कौन सा ये ऑफिस रखेंगे हमेशा दूरसंचार में, वो आप सीधा से बाहर नौकरी करो, आप आराम से फील्ड पोस्टिंग मिलेगी आपको वैसे भी। मतलब आपके पास है। और सीआई बनने के बाद तो लोग पीसी प्लाटून कमांडर से आकर के एसएचओ बन गए, जिनको मैं जानता हूं 2 व्यक्तियों को, जो अभी एसएचओ की पोस्ट पर है और जब नौकरी लगी तब प्लाटून कमांडर थे वो। 2008 में प्लाटून कमांडर बने थे और 18 में वो एसएचओ बन गए। मतलब नौकरी करने लगे एसएचओ की, पावर है पास में, लाइजनिंग अच्छे है उनके। और एक बार आप पोस्ट पर चले गए, ठीक है, फिर ऑटोमेटिक आके बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इसको हल्का मत लेना वैकेंसी को। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, केवल जो आपके मैथ वाले स्टूडेंट हैं वही है इसमें, कोई दूसरा वाला नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एएन की तैयारी करते हैं, कुछ आपके जेएन की तैयारी कर लेंगे। दोनों वैकेंसी आ रखी है, दोनों वैकेंसी आ रखी है, एएन की आरपीसी द्वारा आ रखी है और जेएन की अधीश बोर्ड निकाल दी। दोनों वैकेंसी आ रखी है। और कोई आपके ये आईईएस की तैयारी कर रहे होंगे, ये भी कर रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा लोग भीड़ इसमें है नहीं। डर है आपको बीएससी वालों से, ये जो बीएससी है इनसे क्या है, कंपटीशन है आपका। और ये भी आधे से ज्यादा तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है ये, तो आपके पास कंपटीशन बहुत कम है। और ये ध्यान रखना, जितनी आप एसआई जो प्रॉपर जो एपी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, आर्म पुलिस, सशस्त्र पुलिस, हथियारबंद पुलिस जो थाने संभालती है। अब जो नॉर्मल होता है ना, जो सब इंस्पेक्टर जो थानेदार जिसको बोलते हैं आप, उसको एपी कहा जाता है। यदि आरपीसी का फॉर्म भरोगे आप एसआई का नॉर्मल वैकेंसी का, तो उसमें आता है कि आप चॉइस क्या आपकी, एपी है। पहले पीसी तक भी था, पहले तो 4 कैटेगरी में वाटर का, अब आपके 3 कैटेगरी में पोस्ट आती है। तो वहां पर एपी है, उसको फर्स्ट पर देनी पड़ती है, ताकि जब लगे तो सशस्त्र बल में जाए हम। नहीं, सशस्त्र पुलिस जो बोलते हैं, हथियारबंद पुलिस जो बोलते हैं, यानी जो कानून व्यवस्था संभालती है, ये वाली पुलिस है। यदि आप इसका सपना देख रहे हो तो इसकी तुलना में आधी मेहनत में आप ये निकाल दोगे। कौन सी, ये वाली, इतना सरल रहेगा आपके लिए, इंटरव्यू रहेगा सरल। क्योंकि अधिकतर साइंस वाले स्टूडेंट है फिजिकल में जड़ जाएंगे, ये फिजिकली पार नहीं कर पाएंगे। ऐसा है बिल्कुल, साइंस वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर मात खाते हैं फिजिकल में, और फिजिकल उसका उतना ही है। अभी पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ, पर पाठ्यक्रम ऐसा ही वाला ही रहेगा। अब हो सकता है कि उपनिषद थोड़ा बहुत टॉपिक कोई बदल दे, बाकी 200 नंबर की हिंदी है, 200 नंबर ही है, और 200 नंबर जीके जीके ही है। आपको दोनों में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदी आपका स्कोर करा सकती है बहुत अच्छा वाला, बहुत अच्छा आपका स्कोर करा सकती है। अब एक चीज ध्यान रखना, विद्यार्थी समाज में एक बिंदु चलता है, एक विषय जिसमें वो बातचीत करते रहते हैं कि मेरे 180 नंबर थे, मेरे 170 नंबर थे, मेरे 190 नंबर आ गए। 2% के भी नहीं होता है। क्लियर रखिए, शार्प माइंड रहिए आप, बिल्कुल एकदम। किसी एक को सुन करके आप ये हताश मत होइए कि मेरे जो नंबर है। आपने अभी देखा होगा ये जब एसओजी वाला मैटर चल रहा था, एसआई वाला, तो इनके आप लिस्ट देखी होगी, देखी होगी, नंबर देखे होंगे इनके आपने।
अरे जो कहते हैं ना फर्जी लगे इनकी लिस्ट जारी हुई है, मार्केट में से वायरल हो गई थी, अखबार में भी आई थी कि इनके नंबर इतने हैं। अगर पता किसी के 200 में से 100 नंबर थे, किसी के 190, एक आध स्टूडेंट के थे। बाकी कितने थे एवरेज? 150 के आसपास चल रहे थे, 150 160 चल रहे थे, इतने ही थे भाई। जो नकल गिरोह वाले जिन पर दाग लगा हुआ है, उनके भी नंबर इतना ही है। जो कहते हैं इनके पास पेपर पहले पढ़ लिए, तो 160 आता है। आप 170 तक मानकर चलिए, आप लेकर आ तो सम्मानजनक स्कोर है आपका। आपका स्कोर सम्मानजनक है। और मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप 170 से लेकर के 200 के बीच में कितना ला सकते हैं, वो आपकी मेहनत होगी। यदि आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको 170 ऊपर रहेंगे। पेपर कोई कहता है कि इसके पास आ भी गया है, आएगा भी, उससे आप आगे रहेंगे, पीछे नहीं आएंगे। 2018 वाली वैकेंसी, एक उदाहरण सुनिएगा। 2018 वाली जो वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की, उस वैकेंसी में 162 है या 62 है मेरे हिसाब से, जिसके हिंदी में नंबर थे। मैं बता रहा हूं आपको, 162 नंबर जिस व्यक्ति के हैं 2018 वाली में, उस व्यक्ति की ऑल राजस्थान 42 रैंक है, और जीके में इससे कम नंबर है। जब प्योर वैकेंसी होती है ना, एकदम बिना किसी लपड़े के, बेदाग, बहुत ज्यादा नंबर है आपके। ये नंबर कम नहीं है। और उसमें तो इनके पास सामग्री नहीं थी पढ़ने के लिए। सामग्री होता है ना जो पढ़ने के लिए, वो भी नहीं है। ये बी टेक का स्टूडेंट था, 40 रैंक, 42 पर आया, बी टेक का था ये। आसानी से ले आया ये, कुछ भी नहीं किया इसने, आसानी से लिया। जीके में से बराबर मेहनत की थी, अच्छी की थी। जीके में 140 से प्लस थे इसके, 140 से ज्यादा थे इसके नंबर। इंटरव्यू में वो बहुत ज्यादा कोई नंबर उसको नहीं मिले थे, 33 नंबर मिले थे उसको। 50 में से 33 नंबर मिले थे, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते इसको आप, वो भी एवरेज से थोड़े से ज्यादा नंबर मिले उसको। और नहीं मिलते तो ये पीछे नहीं हटता, इससे कम रैंक वाले लड़के भी लगे हैं। तो अब भीड़ क्या कहती है, कौन क्या कहता है, उसके अनुसार मत चलना। आपके पास ये नंबर है, अच्छा ये आपकी मेहनत के नंबर है, आप आराम से ला सकते हो। आपको जीके में 140 प्लस आंकड़ा क्रॉस करना होगा। इंटरव्यू चाहे भले आपको पासिंग नंबर दे, तो ये आप आराम से क्लियर कर सकते हो आपकी वैकेंसी को। इस पर फोकस रखिएगा आप, क्योंकि यहां पर हो सकता है कोई पूरा नहीं पढ़ा। मेरा जो आंकड़ा है, मैं इसलिए कह सकता हूं, जो पढ़ाऊंगा, ये भी ध्यान रखिएगा, पूरा पढ़ाऊंगा। ये मेरा दो सिद्धांत है। जो पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा, क्लास में एक स्टूडेंट हो चाहे 100 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कि मेरी क्लास में क्या सर तो बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। आपको पढ़े नहीं पढ़े वो आपका जीवन है। मेरा जीवन यह है कि मेरे से कोई एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो मैं उसको पूरा पढ़ाऊंगा, ताकि जब भी प्रश्न आए वो आगे रहे उनसे। आप चाहेंगे शॉर्ट पढ़ा दे, मेरे पास में कहीं पर भी शॉर्ट नहीं है, मैं चाह कर भी शॉर्ट नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आपके पास नंबर 200 है। और 200 नंबर यदि एक पेपर है, आपको इतनी अच्छी पोस्ट मिल रही है, तो इतना सरल पेपर नहीं होता। वो दिखने में दिखता है, सरल नहीं होता है। हम शून्य शुरू करेंगे, शून्य से टॉप तक जाएंगे, ठीक है, जीरो से टॉप तक। और हमारा टॉप ये होता है, यहां शुरू करते हैं और हम यहां जाते हैं। ये हमारा शून्य है और ये हमारा टॉप है, समझ गए। यहां से ऐसे नहीं करेंगे, ऊपर से पढ़ते समय सिलेबस में ऊपर से नीचे आते हैं, हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना, कौन सा नहीं पढ़ाना। अच्छा, आप में से ये लग सकता है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप में ऐसा कुछ है? आप में कुछ ऐसा ऐसा कुछ है क्या कि मैं साइंस का हूं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? आप, मैं कह रहा हूं, आर्ट्स वालों से आप 100 गुना बेहतर कर पाएंगे, यदि आपके अंदर थोड़ी बहुत नियत है उस विषय को अच्छा करने की। विषय को अच्छा करने की नियत है तो उनसे बेहतर कर पाएंगे। 2010 जब मैं पास आउट हुआ था, ठीक है, तब मुझे क ख ठीक से नहीं आ रहे थे, ठीक से नहीं आ रहे मेरे मेरे मैंने जो बैचलर डिग्री है वो बायोटेक्नोलॉजी में कर रखी है पूरी कंप्लीट। मुझे नहीं आता था इसके बारे में, कोई नॉलेज नहीं था, पर मेरा भी जुनून था।
और कॉलेज से निकल गए, बेरोजगार रह गए, यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ प्लेसमेंट? क्योंकि जिस समय हमें फाइनल ईयर में थे, ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी पर आंच आ गई थी रद्द होने की, मतलब वो कोई लफड़े में फंस गई थी फर्स्ट डिग्री में। तो कंपनी छोड़िए, एग्जाम देने, मतलब किसी और जगह पर हमारे एग्जाम हुए थे, उस दौर से निकले हुए हैं। तो अब देखिए, एक छोटी सी गलती यूनिवर्सिटी की, करियर उधर चौपट हो गया हमारा। जब कोई ऑप्शन नहीं था तो बाहर निकले, पता चला कि एसआई की वैकेंसी आई हुई है सितंबर में। तो यार करें क्या? तो फिर एसआई वैकेंसी फॉर्म भर दिया और पढ़ने लगे। बस यही दौर था, और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है, टीचर नहीं, शिक्षक जो होते हैं वो मिलते ही नहीं। शिक्षक क्रैश कोर्स के 2010 में 5,000 रुपए थे, एक महीने क्रैश कोर्स से 5,000 फीस, और ऐसे 13,000 फीस थी 2010 में केवल हिंदी पढ़ने की। आज के आज की तुलना में 60,000 फीस थी उस समय। आज 60,000, उस समय का 13,000 बराबर पेमेंट था, केवल 2 नंबर की। ये हालात थे हमारे। मतलब उसमें 5,000 मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात थी। और 5,000 कहां से मिलते हैं? बहुत, मतलब 8,000 तो हमारे बस वाला ले रहा था पूरे मतलब साल का, लेकर कॉलेज जाना। मेरे 33 किलोमीटर कॉलेज थी, साल के 8,000 रुपये ले रहा था, 33 किलोमीटर कॉलेज का, एक साल का। तो समझ लीजिए महंगे कैसे थी, बिल्कुल सस्ते थे, कुछ था नहीं महंगा उस दौर में। तो नहीं था, हमने भी किया है। तो आप आराम से कर सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं कर सकता हूं तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर सारी, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास सारी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी हम कर पाए। तो आपको तो सिर्फ रास्ते पर चलना है। हमें तो सब कुछ खुद चलना था, रास्ते पे कांटे साफ करने थे खुद को। आप खुद कांटे साफ तो आपके क्यों मिलेंगे? भर्ती मत छोड़ना किसी परिस्थिति में, बाकी आपकी मर्जी है। विषय है हमारा सामान्य हिंदी। सिलेबस हम ऐसे वाला लेकर ही चलेंगे। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है वो आप जानो। हम शून्य शुरू करने वाला। हमारा शून्य क्या होता है? भाषा में जो शून्य होता है वो होता है ध्वनि। सिलेबस में क्या है वो भी एक बार जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? ठीक है। सिलेबस में जो आपके पास में है, जिसे हम बोलते हैं शब्द रचना। शब्द रचना में क्या आता है? एक तो आती है संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ये रचना के विषय होते हैं। मतलब कोई शब्द कैसे बनता है। जैसे एक और एक दो जोड़ते हो आप, एक और एक बराबर दो जोड़ते हो ना, ये जोड़ है यहाँ पर, कि वो कोई बनता कैसे है। जैसे आपने गणित में पढ़ा होगा, जोड़ बाकी गुणा भाग, पढ़ते हो? तो ये आए जे आपके जोड़ बाकी गुणा भाग है। हिंदी के जोड़ बाकी गुणा भाग है, संधि उपसर्ग प्रत्यय समास। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। वहां के जोड़ जोड़ भाग गुणा भाग अलग तरीके से आते हैं, और ये वाले अलग तरीके से, तो है ही इस रूप में। इसके बाद में एक बिंदु है, जो विषय है वो है शब्द स्रोत। स्रोत का मतलब होता है जो शब्द हम पढ़ रहे हैं वो कहां से हमारे पास आया है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई शब्द हिंदी का है, संस्कृत से आया है, या संस्कृत में अलग था बिगड़ कर हिंदी में अलग बन गया, या अपने आप चलते चलते ही शब्द को बना दिया, ऐसा ही लोगों ने अपनी जरूरत पड़ी, जरूरत से शब्द बना दिए, वे शब्द है। या किसी और भाषा में था, ठीक है, और उस भाषा के प्रभाव से हिंदी में आ गया है, ये सारा आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो शब्द बनते हैं वो है आपका तत्सम। और अभी जो सब इंस्पेक्टर है सामान्य है, उसमें जिस रूप में ये शब्द मिलते हैं वो देखिए, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और इनमें से कोई दो भिन्न परस्पर मिल जाए जिसे हम कहते हैं संकर। जिसे हम क्या कहते हैं?
संकर कहते हैं। बाकी बीच में कुछ ऐसे भी हैं प्राकृत भाषा के शब्द भी यहां पर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वो भी आपको, जैसे जैसे 2018 वाली जो एसआई थी उसमें एक शब्द प्राकृत भाषा का था। तत्सम तद्भव के मेरे हिसाब से 5 प्रश्न थे, जिसमें से एक था वो प्राकृत भाषा से पकड़ा है उसने, जो कोई विद्यार्थी पढ़ता ही नहीं है। कोई विद्यार्थी उसको ध्यान नहीं देता कि प्राकृत का भी कोई शब्द है ऐसा हिंदी में जो जो उस पेपर में था। तो हम इस पर भी क्या करें, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पर अभी जो आरपीसी का जो अभी चल रहा है, जो भी कमेटी है जो हिंदी का पाठ्यक्रम निर्धारित कर रही है, जो भी है, अभी हो सकता है कोई पुराना व्यक्ति हो, कोई नया हो, या इनके जो भी सलाहकार हैं, उनके अनुसार ये सब चीजें बकवास है, वो हटा रहे हैं। सेकंड ग्रेड जैसी मतलब भर्ती से जहां पर हिंदी बच्चों को पढ़ाना होता है, उनके पाठ्यक्रम में तत्सम तद्भव और देशज रखा है। अभी डिप्टी जेलर का जो पाठ्यक्रम जारी हुआ था, आरपीसी ने अलग से जारी किया है, उसमें भी तत्सम तद्भव और देशज को ही रखा, नहीं, तत्सम तद्भव और विदेशज को ही रखा है। तो आपका जो नया पाठ्यक्रम आएगा, मैं ये कह सकता हूं कि वही लोग हैं, और वो मतलब 100% वही लोग हैं, तो आपके पाठ्यक्रम में ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों नहीं आने वाला है। पर फिर भी हम, जब तक पाठ्यक्रम नहीं बनेगा तब तक हम इन चीजों को पढ़ेंगे। जब तक कोई चीज जारी नहीं होती हम उससे भरोसा नहीं कर सकते हैं, या नहीं। मैं तो एक अनुमान लगा रहा हूँ, और मैं डिप्टी जेलर के समय में भी स्टूडेंट को मैंने यही अनुमान लगाया था, और वो अनुमान बिल्कुल सटीक बैठा है। तो मैं तो पेपर देख कर चलता हूँ हमेशा, कि हाल ही में आरपीसी ने पिछले 2 साल में 3 साल में कैसे पेपर बनाए, उसकी मानसिकता क्या पेपर बनाने वाले की, वो उसकी मतलब मौलिकता क्या है, हम उसी मौलिकता को आधार बना करके आगे बढ़ते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होती है। जो 2021 वाली ऐसे ही चल रही थी, तो मैंने उसी मौलिकता को, जो पेपर बनाते हैं उसी मौलिकता को ध्यान में रखते हुए पेपर को चलाया था, कोई समस्या नहीं थी। लड़कों के पेपर में जाके बैठे थे और सीधे सीधे पर टिक हल कर रहे थे और सॉल्व करते आगे बढ़ रहे थे। इसके पीछे क्यों है? क्योंकि मौलिकता पता चलती है कि ये व्यक्ति किसको फॉलो करता है पीछे से। भाई इतने सारे ग्रंथ है, भाई मेरे जैसा कोई पागल तो है नहीं मार्केट में जो मतलब 200-250 पढ़ लेगा कि लो लाओ, कहां से पूछेगा वो। मुश्किल से लोग 1 या 2 ग्रंथ पर फोकस रखते हैं, और पेपर बनाने वाला ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, प्रीवियस वाली चीजें देखता है, अपनी मौलिकता ध्यान में रखता है, और प्रामाणिक सोच से पेपर बना के दे देता है उनको। वो यही करते हैं। जैसे मुझे यदि मान लीजिए मुझे बोले पेपर बनाना, तो जैसे मान लीजिए मार्केट में जो ये पेपर बनाते हैं टीचर, मुझे इनके पसंद नहीं आते, तो मैं इनके तरह पेपर दूंगा ही नहीं कभी। तो पेपर कौन बनाता है, कैसे बनाता है, जब विश्लेषण करते हैं पेपर का, तो पता चलता है कि हाँ भाई इस तरह का बन रहा है ये, और उसी को फॉलो करते बढ़ते हैं। पर जो हिंदी का जो मूल है उसे कभी नहीं छोड़ते साथ में, क्योंकि यदि किसी और ने बना दिया तो फिर वो हमें लपेट देगा। तो मूल रखते हैं, मूल के साथ में वर्तमान जो है पिछले 3-4 साल का, उससे जरूर ध्यान रखते हैं। अब मैं 21 के ज्यादा ध्यान 18 को लेकर चल रहा हूं मैं, फिर 18 को भी बराबर लेकर चलना पड़ेगा। मैं 10 वालों को ध्यान नहीं लेकर चल रहा हूँ, कि 10 वाला जो पेपर बनाया था उसका लेवल ही पूरा अलग था, उसकी लैंग्वेज ही पूरी अलग आ रही थी, उसका स्तर ही पूरा अलग था। अब नहीं है। तो हो सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में ये 2 टॉपिक आपके हट जाए, पर अभी ऐसा ही में है, पर डिप्टी जेलर में नहीं है। जबकि डिप्टी जेलर पहले वाली वैकेंसी में थे, 2013 वाली थी, उसमें ये थे, पर अभी नहीं है। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए आएगा शब्द ज्ञान, या शब्द भेद बोलते हैं। तो शब्द भेद में 2 भेद हमारे चलते हैं, एक तो चलता है विकारी और दूसरा चलता है अव्यय के रूप में। विकारी है, इसके रूप में हमारे हमें मिलते हैं 4 शब्द रूप है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इसके बाद में अवयव है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात है। इसके बाद में एक और बिंदु है जो है वैकरणिक कोटियां। वैकरणिक कोटियों को हम रूपांतरक के नाम से भी जानते हैं, विकारक तत्व के नाम से भी जानते हैं।
जिसमें आपके ये सम्मिलित है लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पक्ष, वृत्ति, कृदंत, पुरुष। एक इसमें प्रयोग और भी है। ये आपके व्याकरणिक कोटियम आते हैं। कौन से? ये वाले। अब जो सिलेबस जो बन रहा है अभी, जैसे सब इंस्पेक्टर में सिर्फ इस एक को छोड़कर और इस दो को छोड़कर, ये नहीं आता है। अब इससे पहले सेकंड ग्रेड का जो पेपर बन रहा था उसमें प्रयोग और पुरुष नहीं थे, कृदंत सम्मिलित था। क्या था उसमें? नहीं, प्रयोग नहीं था, केवल कृदंत था। ये इस तरह से चल रहा था। अभी जो लेटेस्ट बन रहा है उनमें कहीं पर भी ये नहीं डाल रहे हैं, केवल ऊपर वाले डाल रहे हैं लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। ये इतना ही क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। सेकंड ग्रेड में भी ये डाल रखा है, डिप्टी में यही कर रखा है इन्होंने। और ये अभी हो 2000 कोरोना काल के बाद बता रहा हूं मैं आपको, कोरोना काल के बाद में। पर ऐसे ही वाली में उन्होंने बदलाव नहीं किया था। ऐसे वाले वैकेंसी उसमें बदलाव उन्होंने नहीं कर रखा। तो हो सके नहीं करे, पर हमारा मेन फोकस इन पर रहेगा। और ये वाले भी हम पढ़ेंगे जब तक सिलेबस जारी नहीं होता है, तब तक पढ़ेंगे। यदि मान लीजिए हो गया तो उस दिन छोड़ देंगे हम, और पहले पढ़ लिए तो पढ़ लिए। आप उस समय से पढ़ना मत, दोबारा रिवीजन करो, तब यही होगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, जो वास्तविक जो है आपके लिए रुकावट उत्पन्न करेंगे ये वाले, इन पर आपका जोर नहीं चलेगा। इन पर आपका बिल्कुल भी जोर नहीं चलेगा। आपका आईक्यू लेवल चलेगा इस पर। आपका जोर कहां चल सकता है? आपका जोर यहां चल सकता है। इसके बाद हम जाते हैं तो शब्द भेद में जाते हैं, या शब्द भंडार में जाएंगे हम, शब्द रूप में, जहां पर विलोम शब्द, या रुकिए, आजकल ये पूछ रहा है एकार्थी शब्द, एक अर्थ वाला, अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। ये तो सीधे सीधे परीक्षा में आते थे। ऐसा ही में ये दो नहीं है, ये दो है। इनके अतिरिक्त और भी है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगे, अर्थ क्या मिले? भिन्न मिले। शब्द को देखने किस पता चलेगा इसका अर्थ क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया परीक्षा, जैसे मान लीजिए कि वो परीक्षा में फंस गया, मान ऐसे बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है? एग्जाम फंस गया। देखिए, तो परीक्षा में फंस गया आज। अब हो सकता है किसी ने लिख दिया और परीक्षा में फंस गया और ई छोटी लगा दी है, तो हम कहेंगे कीचड़ में फंस गया, क्योंकि इस परीक्षा का मतलब कीचड़ होता है, इस परीक्षा मतलब परख, परीक्षण, जांच, ये होता है इसका। तो तय करेगा शब्द, ये होता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। सुनने में क्या लगे? समान, पर अर्थ क्या होता है? भिन्न। जब देखोगे शब्द को तभी पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या है यहाँ पर। तो यहाँ परीक्षा लिखा, ये कैसे आ रही है? छोटी। तो ये परीक्षा में फंस गया मतलब कीचड़ में फंस गई है। ये परीक्षा से बाहर ही निकाल पा रहा है, ये अपनी गाड़ी परीक्षा से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। अब आपको लगता है कि परीक्षा वो चल रही है, पर जबकि सबने ई की मात्रा क्या रखी है? छोटी है। तो आपको रखना, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कीचड़ के बारे में कह रहा है। तो इस तरह वाली शब्दावली क्या होती है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं। और इसके बाद में एक बिंदु और है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वन वर्ड, ये वाले आपके यहां पर बोलते हैं। और एक बिंदु और है यहां पर, समानार्थी शब्दों का विवेक। समानार्थी कौन सी? वो जो पर्यायवाची लिखा ना, ये वाले शब्दों का विवेक। अब यहां पर विवेक का प्रश्न क्या आएगा? ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई शब्द किसी का पर्यायवाची है, तो उसका आपको प्रयोग आना चाहिए, उसका प्रयोग आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किस शब्द का पर्यायवाची और आपने हर जगह वही लगा दिया कि आरण अर्थ। जैसे उदाहरण के तौर पर इसके बारे में क्या समझना होता है? जैसे एक शब्द है हमारे पास में गिरिधर, और एक शब्द है मुरलीधर।
अब मुझे बताइए ये दोनों कौन है? ये दोनों पर्यायवाची हैं, किसके हैं? बेसिक पर्यायवाची बताया मैंने आपको, बिल्कुल जो आपको आते हैं ये। भाई गिरिधर, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण है। आप देखा होगा कृष्ण भगवान ने ऐसे ऊपर तो धारण कर रखा है, इस रूप के कारण क्या बोलते हैं इनको? गिरिधर बोलते हैं। और एक है मुरलीधर, आप देखा होगा पेड़ की डाल पर बैठ रहते हैं, आराम से सोते हुए मुरली बजा रहे हैं, उस रूप के कारण क्या बोला इनको? मुरलीधर बोला। अब दोनों रूप का मतलब जानते हो? परिस्थितियां क्या रही हो इन दोनों रूपों की? जब मुरली बजा रहे हैं तो किस परिस्थिति मुरली बजा रही है? जब चारों ओर खुशनुमा माहौल हो, वातावरण क्या है? खुशनुमा। तब कोई व्यक्ति मुरली बजाए तो लगता है कि हाँ देखिए हल्की हल्की बारिश होकर रुकी हो, वातावरण साफ हो, और फिर कोई व्यक्ति मुरली बजाए और आप एकांत में बैठे हो तो आपको वो अच्छी लगेगी? लगेगी? आपके दुर्घटना में फंस गए, कहीं बुरी तरह से मुसीबत में हो और कोई मुरली बजाए, अब मुझे बताइए, मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा? और उस दरमियान कोई आपकी सहायता करे उस परिस्थिति के अनुसार, तब आपको क्या लगेगा? वो सही लगेगा। लगेगा? तो जो संकट में फंसे तब वो गिरी को धारण किया था। भाई जो संकट में फंस गए तब क्या किया था? गिरी को धारण किया। तो संकट का प्रतीक है। संकट में हो तो गिरिधर नाम से पुकारा जाता है कृष्ण को, हे गिरिधर अब मेरी रक्षा कर। हम ये कह सकते हैं, ये नहीं कहेंगे हे मुरलीधर मेरी रक्षा कर। वो मुरलीधर जो उसका रूप है वो उस वातावरण का है, वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात, क्योंकि उसको लग रहा है चारों क्या है? कुछ माहौल, ध्यान नहीं। पर संकट के समय यदि उसको बताएगा मुरलीधर यानी गिरिधर, कृष्ण का वो रूप आपके सामने आएगा। समझ गए आप? तो ये शब्दावली होती है। तो सही उचित आपको प्रयोग आना चाहिए, यानी कि समानार्थी शब्दों का विवेक। आपके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि कोई शब्द है इसका प्रयोग मैं कहां पर करूं, इस चीज में करूं या नहीं करूं। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए, अच्छा आपको ये चीज क्यों पढ़ी जाती है? देखिए आप जा करके थाना संभालते हैं, एक थाना संभालते हैं, मतलब नहीं है तो भी आपको पता जांच आपके पास में रह सकती है, किसी प्रकार की रहती है, खूब सारी जांच आपके पास रहेगी, जिनकी इंचार्ज आप होंगे, आप उसको ठीक है जांच को पूरा करेंगे। शब्दावली लिखी होती है, आपने उल्टा समझ लिया तो केस की धारा बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, केस की बदल सकती है। और आपके अंदर इतना विवेक होता है कि शब्दों का संदर्भ उसी के अनुसार आप पढ़ लो, समझ लो, तब अच्छे, भाई अच्छे इंस्पेक्टर बन पाओगे? अच्छे बन पाओगे नहीं बन पाओगे? क्या सर मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैंने तो वो समझ लिया यहाँ पर। अरे भाई आपने वो समझ लिया तो आप इसका मतलब योग्य है नहीं, आप आपको उस कुर्सी के योग्य नहीं है, उठाएंगे आपको और यहाँ बैठा देंगे आपको समय। यही होता है, कुर्सी पर बैठा है इसका मतलब है 100% वो व्यक्ति योग्य है, ये मानकर चलिए आप। और नहीं है तो ज्यादा समय नहीं बैठेगा, साल डेढ़ साल ही बैठ पाएगा, उसके बाद में उठा कर रख देंगे उस साइड में, खूब लाइन में बैठो, जाकर बैठो। और जो नियमित जो काम कर रहे हैं वो योग्य है। तो आपके अंदर समझ कितनी है वो तय करेगा समानार्थी शब्दों का विवेक, ये पता करने के लिए कि ये व्यक्ति में समझ है या नहीं है। इसके बाद में संबंधवाची शब्दावली, एक टॉपिक और है संबंधवाची शब्दावली, जिसमें आपके रिश्ते नाते सारी शब्दावली आ जाती है, टोटल जो भी है वो सब इसमें आएगी। आज तक कभी प्रश्न नहीं आया इसे, आज तक कभी परीक्षा में प्रश्न नहीं आया, 2010 के एसआई के पाठ्यक्रम में है, और इससे एक ही बार प्रश्न आया अभी तक। अलग से हटकर जो प्रश्न आता ना वो एक ही बार आया हुआ है। ठीक, वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पर्यायवाची से प्रश्न बन जाता तो वो सोचता कि अब क्यों दिमाग लगाना, पढ़ाता तो आपको है नहीं है। इस डिप्टी जनरल से ये दोनों टॉपिक गायब कर दिए इन्होंने, हटाई दिए। हो सकता आपके पाठ्यक्रम में भी ये हट जाए, पर अभी आपके पाठ्यक्रम है तो इन्हें हम पढ़ेंगे। एक इसमें कोई बिंदु और है, ठीक है। तो अब कितने हैं महत्वपूर्ण आपके? 1 2 3 4, ये दो हटेंगे तो ये आपके जरूर आएगा साथ में, अनेकार्थ शब्द। अब अनेकार्थ शब्द क्या होता है आप सुनना, केवल जो आप पढ़कर जा रहे हो। क्या सर मैंने मार्केट में गाइड लिखी थी, मैंने गाइड पढ़ ली, आपकी गाइड परीक्षा पास कराए नहीं कराए कोई गारंटी नहीं है। आप ये सोच रहे हो मार्केट की कोई पुस्तक पढ़ करके आप 150 पढ़ लिया हो, मुझे आके बोल देना बार पीसी में। आप एक गाइड पढ़ लो, टीचर को पढ़ो ही मत आप, ठीक है?
या टीचर के संक्षिप्त नोट्स पढ़ो, 50 घंटे क्लास पढ़ो टीचर की और गाइड पढ़ लो, आप 130 ही नहीं पहुंच पाएंगे, गाइड तैयार नहीं कर पाएगी। क्यों? गाइड में इतनी सामग्री नहीं होती है कि एक मतलब उस परीक्षा को पूरे चारों से घुमा सके उस चीज को, नहीं। चीजों गाइड में क्या करते हैं, छोटी से छोटी चीज लिखते हैं कम से कम, ताकि बिके, फट फट फट। बिकने की प्रवृत्ति पर क्या बनती है, गाइड बनती है। ये ध्यान रखना, मार्केट में अधिकतर विद्यार्थी सिलेक्शन क्यों नहीं होता है कि वो प्रतियोगी परीक्षा के टीचर पर भरोसा करता है, उनके नोट्स पर भरोसा करता है। और मैं आपसे एक चीज सलाह देता हूं, जब तक वो टीचर पूरा नहीं पढ़ा है आपको, जिसका सिद्धांत पूरा पढ़ने का नहीं है, आप उसके नोट्स पर भरोसा मत करना आज एक कंपटीशन में, ठीक है? ये मेरी सलाह, भले मेरी एडमिशन लो या नहीं लो, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कभी स्टूडेंट को पीछे नहीं पूछता हूँ कि क्या क्या करा नहीं करा, मुझे इतना पढ़ा या पढ़ के निकलता है ना, उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। कोई टीचर उसको झेल नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि उसने सीरियस ने पढ़ लिया तो कहीं पर भी नहीं झेल पाता उसको। अब हो सकता है आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, अब क्लास में नहीं आओ तो आपकी मर्जी है। तो एक तो कभी उसके पूरी तरह से नोट्स पर भरोसा मत करना। अब आपको कैसे मैं बताऊं, अनेकार्थक शब्द अभी डिप्टी जिलर में है, अनेकार्थक आया हुआ है। एक शिव है, आप शिव शब्द का क्या जानते हो, पर्यायवाची जानते हो? मार्केट में जाके पुस्तक देखना, कहीं पर भी आपको इससे अनेकार्थक नहीं मिलेंगे, जबकि शिव के पर्यायवाची अलग है और शिव के अनेकार्थक आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे। शिव के पर्यायवाची पढ़ोगे तो किस में पढ़ोगे आप? जब आप पर्यायवाची पढ़ोगे तो शिव संज्ञा के अर्थ में आएगा। इसलिए मैंने कहा था ये जो है, ये वास्तव में ये व्याकरण है, ये आपको तभी पार निकाल पाएगी जब आप पूरी बुद्धि लगाओगे अपनी, तब। इससे 200 नंबर है एक तरफ, और एक तरफ आपके 11 सब्जेक्ट 200 नंबर पर है। जीके में 11 सब्जेक्ट 200 नंबर के हैं मिलाकर, और ये अकेली हिंदी कितने की है? 200 नंबर की। हालत खराब कर देती भाषा ही है, लाखों शब्द इसमें समझ लो। जीके वाले शब्द भी इसमें आ गए ऑटोमेटिक आपके। हम इतिहास वाले ना साइंस वाले बहुत से शब्द पढ़ेंगे यहाँ पर, हम ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पर आ जाता है शब्द, कोई भी शब्द किस रूप में। तो एक उदाहरण देखना, एक बान की बहुत ये आपको पर्याप्त है। और एक हम लिखते हैं यहाँ पर, यदि अनेकार्थक के रूप में यदि है कौन सा, शिव, तो ये विशेषण है। ये क्या है? यदि अनेकार्थक रूप में पूछता है तो विशेषण के अर्थ में आएगा ये, और यदि समानार्थी पर्यायवाची अर्थ होता है ये फिर संज्ञा में आएगा। और जब शिव संज्ञा के रूप में है, ठीक है, शिव संज्ञा के रूप में इसका अर्थ होता है, तो फिर ये आपका महादेव हो गया, नीलकंठ हो गया, ये इसके अर्थ आएंगे। पर जैसे विष्णु के रूप में आ गया तो फिर इसके अर्थ आएंगे मंगल, शुभ, ये इसका अर्थ है। अब जाके देखिए आप, ठीक है, कामना, ये अर्थ मिलते हैं आपको कहीं पर शिव के, ये अनेकार्थक है। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ मिलते हैं। यहां पर जो शिव है वो अनेकार्थक भी है, और यहां पर शिव क्या है, पर्यायवाची के रूप में भी है। संज्ञा है तो पर्यायवाची रूप में चलेगा, और यह है तो विष्णु रूप में चलेगा, तो ये अनेकार्थक रूप में। तो ये है, और इसने क्या कर रखा है, अब ये तो हटा दिए, ठीक है, यहां से ये हटा दिया, और क्या पढ़ा दिया, ये वाला। तो बताइए सरल क्या जटिल क्या, सिलेबस को जटिल कर दिया उसने, सरल नहीं किया है। अरे हटा दिया एक, अरे भैया वो एक जो जुड़ा है ना, जब पेपर बन के आएगा तब देखना, उसने प्रश्न इसके 2 या 3 ही आएंगे और मेरिट बना के निकल जाएगा टॉपिक पूरा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अंकों का जो रेशियो है वो अलग तरीके से आपका बनेगा। सिलेबस बन रहा है तो पेपर जो भी सिलेबस बना रहा है ना, वो बहुत शार्प माइंड का आदमी है। मैं जो भी है ना, क्लियर कट आपको चीजें देगा सामने, और घुमा फिर कर देगा। क्लियर में जानते हो, क्लियर मतलब जो भी चीज बनेगी ऐसे, मतलब बोलते हैं ना कि यार ये कोई पेपर है, मतलब ऐसा कोई प्रश्न बनाता है क्या, ये तो हर किसी को आता है, वैसा प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा। इसका मतलब ये आपका लेवल के अनुसार चलने वाला है। और इसके बाद में जो आपके टॉपिक है बड़े बड़े में, एक तो है वाक्य रचना, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी आपका। विराम चिन्ह है, आपको हर हाल में, मैं तो ये कहता हूं कि विराम चिन्ह दिया आपको पहले पढ़ लो ना तो निहाल हो जाओगे। पहले पढ़ लो ना पूरे सब आपके, समझ लीजिए विराम चिन्ह पहले पढ़ने का मतलब है आपकी जो हिंदी की दिशा है, ठीक है, इसको 30% बदल देगा ये। अकेला टॉपिक है ये, पर इसका महत्व ध्यान नहीं है। तब क्या, आरएस में से विद्यार्थी मात खाते हैं हिंदी लेखन में, वो इसकी वजह से। इसके बाद में शब्द शुद्धि, बड़ा टॉपिक है। शब्द शुद्धि आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम हम पढ़ेंगे, मैं आपको क्लियर करता हूं, कितने घंटे पढ़ेंगे, किसी को पता है क्या? नॉर्मली कितने घंटे पढ़ते हो शब्द शुद्धि? कितने घंटे का मानते हो शब्द शुद्धि आप? कैसे शब्द शुद्धि करा देते इतने घंटे में? कभी तो कोचिंग की होगी आप लोगों ने, ऐसे क्या कर रहे हो? कितना?
4 घंटे, मेरे यहाँ पर 30 से 35 घंटे का टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा 30-35। नहीं तो आप लोग परीक्षा में जाके अगर क्या करोगे, वहां बैठे सर पकड़ोगे। अरे लग तो रहा है इन दोनों में से एक है, वो स्थिति आपके सामने नहीं होगी। घंटे लगेंगे और घंटे किस बात लगेंगे, और एक भी शब्द शुद्धि आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा लो भाई ये अशुद्ध नहीं ये शुद्ध, सारे सारे नियम चलेंगे, टोटल नियम। आपने एक बार पढ़ लिया, घोड़े बेच के 100 बलियां, पर हम जब परीक्षा में बैठ जाओ आपको पता है कि ये इस कारण क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि कारण भी साथ में पूछता है वो परीक्षा में, साथ में कारण, तो कारण आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, तो एक एक आपका कारण के साथ चलेगा। और आप कहोगे नहीं सर थोड़ा कम करो, तो कम करके कितनी कर सकते, 3 घंटे कम कर दूं, 5 कर दूं, तो 25 घंटे लगेंगे कम से कम। अब जो आप 4 घंटे पढ़कर जा रहे हो किससे, और एक 25 पढ़ के जा रहा है, आप उस 25 वाले पकड़ लोगे। यदि मैं यहाँ 25 पढ़ा रहा हूँ, लड़का घर जाकर 25 और पढ़ रहा हूँ, 50 घंटे पढ़ रहा हूँ, आप कितने पढ़ोगे, 8 घंटे, वो 50 घंटे वाला आप चाहे भले ही कुछ भी कर लेना, वो आपको नहीं पकड़ाएगा है? और समय आपके पास खूब पड़ा है, और एक बार पढ़ोगे 200 नंबर का पेपर है, पढ़ना ही पड़ेगा। वाक्य शुद्धि नहीं कर रहे, इसमें भी हमारे 20 से 25 घंटे, मतलब 2 टॉपिक है, लगभग 40 से 50 घंटे का टॉपिक है हमारा, सीधा सीधा है, मेरा फोकस यहीं पर है। अधिकतम विद्यार्थी यहाँ मात खाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर लोकोक्ति में, और मैं जैसे मान ली 21 वाली भर्ती में सिर्फ मैंने 35 मिनट पढ़ाए थे, कितने पढ़ाए थे, 35 मिनट, और कोई गलत नहीं करेगा, और जो गलत करेगा, समझ गया आप, तो फिर आपको क्या लगता है कि जो आरपीसी फिर देगी जो आपको लोकोक्ति मुहावरे, मैं यहाँ पर आपको 50 घंटे पढ़ा दूं ना, तो भी उससे बाहर देगी फिर आपको, क्योंकि लोकोक्ति मुहावरा पढ़ना शुरू 20-25 हजार तो लोकोक्ति चलती है, 20-25 हजार मुहावरे चलते हैं हिंदी में सामान्य तौर पर, 50 हजार के आसपास हमें ये मिल जाते हैं, तो क्या सबको पढ़ पाएंगे हम, नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे एक जो अभी आरएस मुख्य परीक्षा में पूछा था, ये मुहावरा आया है, आया है, आपने दिया मेंस दिया, इसका क्या अर्थ लिखा आपने, आज तक मिला इसका उत्तर आपको, उत्तर क्या मिला इसका भाई, अगर मैं क्यों, मैं आपसे देख मुझे जहां तक पता है अभी तक इसका उत्तर मार्केट में आया नहीं है, आया क्या, नहीं आया, आता तो कब तक ढूंढ पेड़ देते, क्यों मिला नहीं है, आप में से किसी को पता है क्या, तो जो प्रश्न पीछे आ चुका है उसका उत्तर नहीं है लोगों के पास में, और हम कहते हैं कि चीजें चले जाएंगे, कि एटलीस्ट कम से प्रीवियस वालों का उत्तर तो हमें पता हो, कम से कम रिपीट हो जाए, अभी रिपीट हो जाए तो, एक मिनट ये रिपीट हो जाए तो आपके लिए मुश्किल बन जाएगा, आप फिर पछताएंगे कि नहीं, अरे आरएस में आ गया था मेरे, अब और नहीं आया, मैं और फंस गया यहां पर। इसका मतलब होता है झंझट में फंसना, ठीक है, किसी बीमारी में पड़ना, बीमारी में पड़ना, ये इसका अर्थ होता है बुलबुल पालने का मतलब। आप किसी झंझट में फंस रहे हो उसको क्या बोलते हैं, बुल पालना बोलते हैं। सामान्यतः कैसे उत्तर लिखा, किसने नहीं, पता नहीं किसने क्या लिखा हो, किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा होगा, आईक्यू लगाओगे बहुत अच्छा तब जाके इसका उत्तर मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और ऊपर से वो कहते हैं वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है, वो तुम बढ़िया वाक्य प्रयोग इसका, मेरा दोस्त जयपुर में आरएस की तैयारी करना आया, पर यहां पर किसी के साथ इसमें पड़ गया, अब मेरा दोस्त झंझट में फंस गया। मेरा कहने का मतलब है ये आप कह सकते हो, ये झंझट ही और क्या, भाई आप किसी महिला के चक्कर में पड़ गए या महिला पुरुष चक्कर पड़ गए, झंझट ही तरह का, आपको परीक्षा से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो इसलिए बोलते हैं बुलबुल पालना। आपने सुना होगा यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि ये इसने बुलबुल पाल रखी है, इसका मतलब है वो कहीं झंझट में फंसा हुआ है। वाक्य प्रयोग भी बहुत जटिल बन जाता है इनका, और हमारा वाक्य प्रयोग नहीं है, तो वाक्य शुद्धि होगी। इसके बाद में लोकोक्ति और मुहावरे हैं, तो लोकोक्तियां लिखना पड़ेगा, लोकोक्तियां मुहावरे हैं, और इसके बाद में पारिभाषिक, बहुत महत्वपूर्ण, पारिभाषिक शब्दावली। आप जानते हो पूरे पाठ्यक्रम का कितना प्रतिशत है, ये पूरे पाठ्यक्रम का कितना प्रतिशत है, 8 से 10% है, किसी किसी भर्ती में 8% है, 8 तो कम से कम है, अधिकतम 10% भाग है आपका ये। अब आपको लगता है कि मतलब 200 में से 200 नंबर लाएंगे और पारिभाषिक नहीं पढ़ी है, तो बेटा 180 नंबर आपके सिर्फ। अब 180 नंबर में पीछे जो आपके और दूसरे कोई एक भी गलत हो गया, एक भी गलत हो गया, तो कितना होगा, 2 नंबर, ये तो होगा 2 नंबर, आपके पास 200 नंबर का पेपर है, 100 प्रश्न है, तो एक कितना होगा,
2 मिनट होगा, आप कम आ जाओगे। तो इस तरह से पारिभाषिक छोड़ते हो, यदि आप पूरी तरह से नहीं पढ़ते हो, तो मैं आपको 100% कह सकता हूं, आप 160 से ऊपर नहीं जा पाओगे किसी परिस्थिति में। आप कर लेना बोले, यदि आपने छोड़ने की नीति आप पारिभाषिक आपके अंदर है, तो आप इससे ऊपर नहीं जा पाओगे आप। कि 20 तो सीधे कम हो गए आपके, ये 20 तो सीधे मानकर हम चलिए। और इतने सिलेबस में आपको क्या लगता है 20 नंबर कटेंगे नहीं आपके? 10% गलत नहीं करोगे भाई? जो 90 है वो 90 में 10% गलत नहीं करोगे आप? करोगे नहीं करोगे? अब कोर्स हो जाएंगे नॉर्मली, क्योंकि ये आपने छोड़ा। तो और जिसने छोड़ा नहीं है, पूरा पढ़ने की नीति में है, तो मुश्किल से 5% गलत मान सकते हैं। 10 मानेंगे तो भी 180 के आसपास हमारा टारगेट बैठ जाएगा। त्रुटिवश भी प्रश्न गलत हो जाता है कई बार, 2% कई बार त्रुटिवश से क्या हमारा गलत हो जाता है, तो उस विषय में हो सकता है। एक आध कोई टॉपिक इसमें कोई और है तो ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, कि इतना ही है। एक आध कोई ऐसा हो सकता है टॉपिक जो ध्यान में नहीं आ रहा है। ये है आपका पाठ्यक्रम जो मोटे मोटे तौर हमने पढ़ा है। अब इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? हमें वर्णमाला की जरूरत पड़ती है। अब वर्णमाला में क्या होता है, पहले देखते, केवल वर्णमाला ही नहीं है। वर्णमाला तो 30 मिनट का टॉपिक है। कितना? ये 30 मिनट का टॉपिक है। आपको वर्ण व्यवस्था पढ़नी होगी यहां पर। वर्णमाला की जगह आपको वर्णों की व्यवस्था पढ़नी होगी। और वर्णों की व्यवस्था पढ़ने से पहले हमें बिल्कुल कहते हैं कैसे शून्य से पढ़ा, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, बस ये समझ लीजिए मैं जीरो हूं, मैं पहली कक्षा में आके बैठा हूं, पर मेरी बुद्धि है उस पहली वाले बच्चे से कई गुना ज्यादा है। ये सुनिए हमारा, हम याद शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। तो लिखिए आप इसके बारे में थोड़ा सा शुरू करिए लिखना। अब सीरियस विद्यार्थी हैं पढ़ने के लिए, तो भाई आपका यहाँ पर स्वागत है मेरे यहाँ पर। और आप सीरियस नहीं है तो फिर आपको सीरियस बनना पड़ेगा। मैं अंगुली पकड़ के आपको चलाऊंगा, आप भले ही अंगुली छोड़ कर पीछे बैठ जाएं आप, ठीक है? अंगुली पकड़ जानते हो, मैं आपको ऐसे पकड़ के चलाऊंगा, आप भले ही पकड़ के नीचे बैठ जाएं, मैं खाली लेके चलूंगा, पर चलूंगा मैं ये समझूंगा कि आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। जयपुर में आपको बैच शुरू करने से पहले बोल देता हूं, सच स्वीकार हमेशा करना सीखो जिंदगी में। जयपुर का जो माहौल है बच्चों का, एक्चुअल में कंपटीशन में पढ़ने वालों के अनुसार नहीं रहा है। ये वर्तमान को जो चल रहा है ना अभी, ये कोई टीचर आपको बताएगा नहीं, आपको ये मैं मुंह पर कह देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज के लिए। तो इनके चक्कर मत पड़ना, नौकरी आपकी है, जिंदगी आपकी है, सीरियस बन जाओ, साल भर के लिए नौकरी मिल जाएगी। बाकी यहाँ का माहौल जो है ना केवल भीड़ का ही है, पढ़ना नहीं है। स्टूडेंट फीस भरता है, 5-10 दिन आता है, और पूरी फीस जमा करने के बाद में भाई टांग पर डाल के घर पर बैठ जाता है। 50% स्टूडेंट ऐसे ही करता है। तो 50% फॉर्म तो ये मौज करने के लिए भरे हुए यहाँ पर। तो आप सीरियस बन जाओ। मैं तो कह रहा हूँ जिंदगी में देखो, कुछ भी खाओ कुछ पियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है शनिवार के समय आप जाकर ड्रिंक कर रहे हैं, चाय थोड़ी सिगरेट पी रहे हैं, कभी क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका स्वास्थ्य है। आपको जो अच्छा लग करो, पर यदि आप बैठकर पढ़ नहीं रहे हो, ये आपके लिए नुकसान है। आप किसी चीज में डरो मत, किसी से भी। इस बार डरो कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे डर लग रहा है। मकान मालिक को साफ बोल दीजिए, जैसे आपको लगता है कि सर मैं तो शनिवार का समय लेता हूँ, छत पर जाकर बैठ लीजिए, साफ बोलिए उस आदमी को। और मकान मालिक का तो काम होता है, उनका तो नियम पहला होता है, खुद की औलाद तो भले ही पूरे दिन टंकी में डूबी रहे, पर किराएदार को बोलेंगे साहब यहाँ पियोगे नहीं आप। होता है मकान मालिक का, बिल्कुल ये मकान मालिक का नियम है पहला। कोई मकान मालिक को बोलेंगे, खुद की औलाद तो मतलब टंकी टंकी खाली कर देती है, बोतल बोतल खाली करती है, पर किराएदार कहेंगे किराएदार साहब आप नहीं पियेंगे, अलाउ नहीं है ऐसा घर में। इतने सारे मकान में किराया देते हैं और सब यही बात बोलते हैं।
तो फिर वो रेवेन्यू आता कहां सरकार के पास में? मकान मालिक को बैठकर पीते नहीं, सब किराएदारी पीते हैं सब। ऐसा नहीं है, तो उनकी बातों पर कोई परवाह नहीं करनी आपको, अपने जीवन में मस्त रहना। मकान मालिक सिर्फ कहने के लिए होता है। आप ऐसी हरकत ना करें जिससे शर्मिंदा होना पड़े। बाकी पियो, सब पे दुनिया पीती है। और थानेदार बनने के बाद कौन सा सूंघोगे उन्हें आप? हैं? आपका डिपार्टमेंट ही वही है। बस जाओगे तो सीधी सी बात है, आपकी महफली उससे शुरू होती है और उसी से खत्म होती है आपकी पार्टी होती है। आप जाना, आप ये क्यों जाना, आप फीमेल की पार्टी जाके चेक कर लेना, आपको पता चलेगा डिपार्टमेंट में जाओगे तो अच्छा उनके पार्टी में ये नॉर्मल चीज है। तो आज की नॉर्मल चीज होगी पुलिस वालों के साथ। भाई वो काम ही मतलब, एक छोटी सी बात है, तस्करों के साथ जो बैठे वही उन पर सबसे ज्यादा हावी रहे, उनको पकड़े, उनकी गलतियां निकाले और उनके रास्ते पता करके निकले। ये काम करने पड़ते हैं पुलिस वालों को। थानेदार यदि कुर्सी पर टांग देके बैठ जाए या मौज करते हैं आराम से, तो भैया कुर्सी कम समय की आपके पास में, वहां से हट जाएगी वो आपकी। और आप उनके साथ में तालमेल, भाई जब तक उसके पास में कुछ है नहीं, आप पकड़ नहीं सकते हो, तो बातचीत ही करनी पड़ती है, बैठना ही पड़ता है, थोड़ा लाइजी रखने पड़ते हैं, थोड़ा लालच देना पड़ता है, हाँ भाई आजा, कभी थाने में बैठाना पड़ता है, रास्ते पता करना पड़ेगा, बता माल कहाँ से आएगा, कौन क्या लाएगा, वही तो बताएंगे। आप क्या बताओगे? पुलिस वाले क्या पता करते हैं? पुलिस वाले सिर्फ उन्हीं से पता करते हैं जो वो काम करते हैं। और उन्हीं का भाई थोड़े से लालच में इधर उधर संपर्क करा देता है कि लो साहब वहां से गाड़ी आने वाली है, मुझे कब पता है। बाकी पुलिस क्या पता करेगी उनका? कोई व्यक्ति किसी से फोन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, किसी को बता के नहीं गया कहाँ जा रहा हूँ और क्या लेकर जा रहा, पता कर सकते हो आप? नहीं कर। तो हमेशा आपको वही, और उनके साथ बैठो करोगे तो वो होगा। तो आप जाओगे बैठोगे तो चुपचाप जाके बैठोगे नहीं, और जब तक आप चुपचाप जाके वो ढक्कन नहीं खोलोगे उस मुंह के बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, ले भाई थोड़ा और। साहब बैठे साथ में, और साहब का काम है एक सूचना, सिर्फ तू मुझे क्लू दे दे, सिर्फ एक कर दे क्लू, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। देखिए ध्वनि होती है, सबसे छोटी है, तो लिखिए इसमें, जिस मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। जिसे हम मुख से बोलते हैं कौमा, उसे ध्वनि कहते हैं। जिसे मुख से बोलते हैं कौमा, उसे ध्वनि कहते हैं। जिसे मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि की परिभाषा है। ठीक है, अब हम आते हैं ध्वनि के अर्थ में। जो ध्वनि है इसी के हम क्या ले रहे हैं, अर्थ ले रहे हैं। तो एक लिखा में कि जिससे मुख से बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो फिर ध्वनि का अर्थ क्या निकालेंगे आप? तो ध्वनि शब्द है, इस ध्वनि का जो अर्थ निकालते हैं वो होता है शब्द का स्फोट। स्फोट, स्फोट है नहीं, फूटना, शब्द का फूटना। भाई जब बोलते हैं कब है, जब अंदर से कोई शब्द निकलेगा मुंह से। बोलते समय क्या होता है, आप करो, ध्वनि निकल रही है, पर उससे बोलोगे कि अरे भाई कुछ तो बोल। शब्द का स्फोट यानी फूटना, या फिर जिसे हम कहते हैं बोलना। आप करोगे, इसको ध्वनि तो है पर इसको बोलना नहीं बोलते। हम बोलते हैं क्या, बोलना कब बोलेंगे, जब कोई न कोई शब्द आएगा। यदि मान लीजिए मैं अ बोलूं तो भी हम क्या बोलते हैं कि अ क्या बोल रहे हैं, कुछ तो बोल, बोल मतलब शब्द है। तो ध्वनि का मतलब होता है शब्द। तो जिस मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, शब्द का स्फोट। लिखो नीचे लिखिए, अर्थ में शब्द का स्फोट। ये बेसिक है हो, बिल्कुल बेसिक, जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। इसे अभी सब इंस्पेक्टर पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें सिलेबस में नहीं है, तो प्रश्न नहीं बनता है। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, हमारी समझ के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि विषय आगे हमारे नियंत्रण में आ जाए। लिखिए प्रकार। व्याकरण, व्याकरणगत, व्याकरणगत संदर्भ से ध्वनियां दो प्रकार की हैं।
ध्वनियां दो प्रकार की हैं। पहला प्रकार स्वर है और दूसरा प्रकार व्यंजन है। तो पहला है स्वर ध्वनि और दूसरा प्रकार है व्यंजन ध्वनि। ये दो प्रकार क्यों हैं, किस लिए हैं? हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसी के संदर्भ में है। या हम कह सकते हैं हिंदी की जो विधा है, व्याकरणगत संदर्भ में ध्वनियां दो प्रकार की हैं। व्याकरण या भाषाई विधा कह सकते हो आप, यहां पर व्याकरणगत कहिए या फिर इसको भाषाई विधा कहिए। भाषा की तीन विधा होती है, गद्य पद्य और व्याकरण। भाषा की तीन विधा बोलते हैं हम, मतलब विषय बोलते हैं हम। भाषा की तीन विधा मतलब विषय, एक तो गद्य होता है, पद्य होता है और व्याकरण होता है। तीन होते हैं, जिसमें से एक व्याकरण है, जिसके संदर्भ में हम क्या पढ़ते हैं? ध्वनि, स्वर और व्यंजन के रूप में। अब स्वर क्या होती है और व्यंजन क्या होती है, दोनों को हम लिखेंगे अलग अलग, पर इसे एक बार समझते हैं कैसे होगा। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है आपको यह समझना होगा, ये हमारे लिए बहुत काम का विषय होगा। ये हमारा मुक्त तंत्र है। मुक्त तंत्र को पूरा समझ लीजिए। सबसे पहले बहुत जरूरी चीज है ये कि इसको बिना पढ़े हम वर्ण वस्तु कभी नहीं पढ़ पाएंगे। शब्द बनते कैसे इसकी जानकारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे हम। तो यहां पर जो है, यहां पर कंठ होता है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये सा उभार है, ये कंठ है। कंठ के ऊपर या फिर इधर आ जाइए, सबसे बाहर आते हैं तो हम जानते हैं यहां पर होठ है। सबसे बाहर होठ है और ओठ के ऊपर, जिसे हम यहां व्याकरण में ओष्ठ के नाम से लिखते हैं, और यहां पर दांत है, इसे हम दंत के नाम से लिख रहे हैं। संस्कृत वाले नामकरण करते हैं और इसी से हमारे प्रश्न बनते हैं। संस्कृत वाले नामकरण से ही चलते हैं हम। देखिए, परिभाषा हिंदी से बन सकती है, पर जो नामकरण वो संस्कृत से आता है। अब इसके पीछे ये जो हिस्सा है, जिसमें से दांत आपके धसे हुए हैं, आप थोड़ा दांतों के पीछे जीभ लेकर जाना, ऐसे हिलाना उस जीभ को, उबड़ खबड़ जगह ऐसे है, जिग जैग रूप में। इसे बोलते हैं दंत मूल, मसूड़े, दांतों की जड़ें, जिनमें दांत रहते हैं। दांत बहुत ऊपर तक रहता है। आपने कभी देखा होगा सोशल मीडिया पर, जो डॉक्टर दांतों में छेद करता है तो दांत में ऐसे वो डालते ही रहता है पिन, इतनी बड़ी सुई चली जाती है अंदर, जाती है ना, वो काफी ऊपर तक है। जो आपके देखो यहाँ होठों के ऊपर देखो, एक मसूड़ा है ना जो गिरा वाले, उनके अंदर भी दांत रहते हैं। आपके दांत काफी गहराई में, मतलब देख समझ लीजिए, यहाँ जो दांत है ना आपके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, काफी लंबाई तक दांत पहुंचे हुए हैं। तो ये दंत मूल है। और इसके पीछे जो है एक थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे गिराव जाएगा, ऐसे यहां से मोड़ आएगा और ऐसे जाएगा। आप इसे देख लीजिए, आप जीभ को ऊपर लेके जाइए, आ रहा है। ये जो पूरा का पूरा मोड़, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये मूर्धन है। आपने विज्ञान पढ़ी हो या आप दांतों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप उससे छुपा नहीं सकते कि आप स्मोकिंग करते हैं। वो तुरंत पहचान लेगा, आपके एक शब्द बोले बिना पहचान लेगा वो। आप झूठ नहीं बोल सकते सामने, भले कहते मैंने 2 महीने से मैंने नहीं पी, वो पहचान लगे भाई तू पीता है। 2 महीने से नहीं पी है, पर तुम साल भर पहले पिए, जरूर पिए। देखो, जब हम ये आपके गुटखा खाते हैं तो दांत आगे से खराब होते हैं। दांत कहाँ होते हैं? आगे से। पर जब स्मोकिंग करते हैं दांत पीछे से खराब होते हैं, उल्टे। तो आप अपना देख लेना, स्मोकिंग कर रहे हो तो आपके दांत आगे से तो चलो अच्छे होंगे, पर कभी कांच में पीछे का देखो दांतों को, पीछे वह आपके जो आगे जमता है ना, वो पीछे जमा हुआ है। स्मोकर है ना, उसका पता करो। दूसरी बात, ये जो मूर्धन हिस्सा है, ये शरीर का सबसे कठोर भाग में से आता है। स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के, जो बीड़ी पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो भी काम कर रहा है, इसका जो रंग है वो पीलापन लिए हुआ होता नहीं, थोड़ा सा गुलाबी रंग का होता है। ये हल्का गुलाबी रंग का होता है। और जब स्मोकिंग करते हैं उन व्यक्तियों के यहां पर ये सफेद बन जाता है, उस पर दाग बन जाता है सफेद बड़े बड़े। इससे वो डॉक्टर पहचान लेता है कि हाँ यहाँ इसकी गड़बड़ हो रखी है। इसमें कहते हैं चीरा आ जाता है तो घाव बड़ी मुश्किल से बढ़ता है, आता भी नहीं है। एक्सीडेंट में भी ये नहीं टूटता है, इसमें चीरा नहीं आता आसानी से इसमें।
तो एक ध्यान रखना, ये आपका मूर्धन हिस्सा है, तो नहीं समझ में आए, ऊपर वाला हिस्सा ना ये वाला होता है। और इसके पीछे जब मुंह खोलते हैं हम, डॉक्टर बोलता है आ बोलिए, तो पीछे का आपको संरचना दिखाई देती है, उस ऊपर जो कोमल भाग दिखाई देता है ऊपर की ओर, आप दिखाई देता है, ये जो घिराव वाला हिस्सा, ये वाला जो यहां पर गिर रहा है ऐसे, तो ये जो हिस्सा है ये वाला कोमल, ये है तालु, ये तालु है। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है, तालु और मूर्धन। सबसे पहले कंठ। अच्छा, इसमें भी जो नीचे है, यहां पर आपके ये दो फेफड़े हैं, ये दो क्या है, फेफड़े हैं, ये जुड़े हुए फेफड़े, तो इसे हम फेफड़े क्यों बोलते हैं, नहीं फेफड़ों के साथ क्यों पढ़ेंगे, ये आपके फेफड़े हैं। हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं, ये पढ़ा। तो बताइए, वो सांस लेते समय बोलते हैं, छोड़ते समय बोलते हैं हम, भाई सांस लेते समय बोलते हैं या छोड़ते समय बोलते हैं, छोड़ते समय बोलते हैं हम। सांस भर ली, अब मैं बोलूंगा, जब तक मेरी सांस रही तो बोलूंगा, और जो सांस आप लेते हो ना भाई, बोलते समय जो आप सांस लेते हो रुकने के लिए, ये सांस ही आपका विराम है, विराम चिन्ह होता है। व्याकरण में जो सांस तो लेते हो ना बोलते समय, रुकते हो कहीं पर भी, थोड़ा सा रुकते हो, सांस लेते हो, यही क्या है, विराम चिन्ह होता है। और आपको पता नहीं चलता, आप हल्की सी आप सांस ले रहे हो तो पता नहीं चलता आपको, ये हमारा विराम चिन्ह होता है। तो हम क्या करते हैं, बोलते समय यानी सांस बाहर छोड़ते हैं तो वायु इस तरफ से बाहर निकलेगी, ऐसे बाहर जाएगी, तो दिशा कौन सी होगी, अंदर से बाहर की ओर। तो पहले क्रम पर हम किसको लेते हैं, कंठ को लेते हैं, क्योंकि इधर से हम ऐसा नहीं ले सकते सर बाहर से क्यों नहीं ले रहे हो, अरे भैया दिशा कौन सी है, फेफड़ों से वायु निकल रही है तब हम बोलेंगे, छोटे से बोल रहे हैं तो दिशा पर ये रहेगी, इसलिए पहले हमेशा कंठ बोलते हैं हम। कंठ के बाद में क्या आएगा, तालु, फिर मूर्धन, फिर दंत, और फिर ओष्ठ। यही हमारे वर्णमाला में ध्वनियों का क्रम रहता है। जब ध्वनि रखते हैं कि क को पहले क्यों रखा, प को बाद में क्यों रखा, प को पहले रख देते क को बाद में रखते, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। कई बार आपने पढ़ा होगा, उसे ध्यान दिया होगा कि यार इतनी वर्णमाला लिखी, क के लिखे नहीं, क पहले क्यों, अच्छा अ पहले क्यों पढ़ा है, वो औ सबसे बाद में क्यों पढ़ा है, वो इन्हीं की वजह से पढ़ा है, ये जो है ना इन्हीं की वजह से पढ़ा। जिसका उच्चारण पहले करोगे कंठ से वो पहले आएगा। अच्छा, पहले स्वर को क्यों रखा, व्यंजन को बाद में क्यों रखते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इन्हीं से मिल जाएगा, केवल इस एकमात्र सूचना से मिल जाएगा। जिसका उच्चारण कंठ से हो उसे हम कंठी कहते हैं, जिसका उच्चारण तालु से हो उसे हम तालव्य कहते हैं, और जिसका उच्चारण मूर्धन से हो मूर्धनीय कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मूर्धा भी लिखते हैं, मूर्धनीय है। जिसका उच्चारण दंत से उसे हम दंतीय कहते हैं, ओठ से उसे हम ओष्ठीय कहते हैं। ये हमारे पास में उच्चारण स्थान है, मुख्य प्रमुख है। इनके अतिरिक्त और भी है हमारे पास, एक देखिए, एक कंठ के नीचे और है स्वर यंत्र है। यहाँ पर ये मैं पहले इसलिए समझा रहा हूँ कि इस तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। नीचे और भी है यहाँ पर यदि आप कंठ के बिल्कुल गले के ठीक जहां शुरू होता है, यहाँ पर आप हल्का सा यहाँ पर हाथ लगाइए बोलते समय, आपको यहाँ पर कंपन होता दिखाई दे रहा है, मतलब कंपन महसूस होगा यहाँ पर, और इसे थोड़ा जोर लगाएंगे, थोड़ा सा आप बोल नहीं पाएंगे, आप लगेगा हट जाए, होता है ये स्वर यंत्र होता है जहां पर, क्योंकि इस स्वर यंत्र का जो मुख होता है, ठीक है, वो ऐसा रहता है, मुख कभी खुलता है कभी बंद, कभी खुलता है बंद, और आप जोर लगा रहे हो तो जब वो खुलने की स्थिति में होता था, वो जोर लगा रहे हो तब आपको तकलीफ होगी, और इसका सीधा सीधा असर कहां पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है। सीधा कहां पड़ता है, मस्तिष्क पड़ता है, वो सीधा सुन होने की स्थिति में आ जाता है। होता है शेर शिकार करता है, कोई भी शिकार करे, जो बुद्धिजीवी जो शिकार के बल पर जीता है, वो शिकार करते सबसे पहले क्या करता है, किस पर हमला करेगा, गले पर क्यों करता है, वो गले पर क्यों, सबसे पहले वो क्या है, इसको कंट्रोल में करता है। वो जब इसको कंट्रोल में होगा और इस पर क्या करता है, अपना दांत लगाता है, ठीक है, और तुरंत यहां से मस्तिष्क सुन हो जाता है, तो उसको दर्द नहीं होता, फिर उससे उस जो शिकार है उससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। फिर वो यहां से देखिए, आपका मस्तिष्क सुन पड़ गया तो पता चलेगा आपको शरीर को, नहीं चलेगा, इसलिए कहते हैं वो आधा जिंदा खाता उससे। वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मर चुका, मरता नहीं है वो शिकार आसानी से,
वो क्या होता है, सुन हो जाता है, उसका दिल है ना वो धीरे चल रहा है, पर वो मस्तिष्क से चीजें करंट खत्म हो जाता है तो पता नहीं चलता उसे। तो आप देख लीजिए, ये जो शिकारी होते हैं, चित्ता है, ये शेर है, ये पड़े हुए शिकार को कभी नहीं खाएंगे। जो शिकार पड़ा हुआ ना पहले से, उसे नहीं खाता ये। अब आपने पिंजरे में बंद कर दिया, भूखा आदमी क्या नहीं करता है। एक कहावत है, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। एक इंसान के लिए बता रहा हूं मैं आपको, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता, दुनिया के सारे पाप कर सकता है। कोई कहता मैं ये नहीं करता, वो नहीं खाता हूं, वो नहीं खाता हूं, मत खिलाओ शादी में उसको खाना, मत दो उसको खाना पानी, फिर देखो उसको आप, वो क्या नहीं करता, वो सारे कर सकता है। रख दो उसको 1 महीना, भूखा व्यक्ति दुनिया के सारे पाप कर सकता है। इसलिए एक बार लोग ना, ये पूर्व सीएम रहे राजस्थान के, उन्होंने क्या बोला था, भाई पेपर आउट राजस्थान में होंगे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो सीधी सा संबंध है पेपर आउट का बेरोजगारी के साथ में। लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो एक भाई राज्य का मुखिया खुद कह रहा अपने मुंह से, और यही आम इंसान बोले तो कोई दिक्कत नहीं, मुखिया बोले ऐसा क्यों बोल रहे, अरे मुखिया को पता है चीजों के बारे में कि भाई बेरोजगारी है, हम रोजगार दें कहां से। तो व्यक्ति क्या करता है, रोजगार पाने के लिए क्या करता है, वो इतना पाप कर रहा है, उसे पता है कि इतनी सजा हो सकती है मुझे, कुछ हो सकता है, फिर वो घिनौना काम कर रहा है ना, इसलिए कर रहा है पाप, क्योंकि उसके पास में जीवन यापन के लिए क्या नहीं है, पैसे नहीं है, रिश्ते नहीं होते हैं उसके, समाज में जीने के लिए रिश्ता बहुत जरूरी होता है, वो उसके पास नहीं है, तो फिर क्या करें। तो पेपर चोरों को, पेपर गैंग को पेपर आउट करने को प्रेरित किसने किया, समाज ने किया है। यदि समय पर रिश्ता हो जाए व्यक्ति का, यदि उसे ताना नहीं मारे कि मेरे वाला लग गया तेरे वाला घूम रहा है, क्या पेपर आउट हो सकता है? क्या व्यक्ति फिर भी ऐसा काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये काम करवाता कौन है? ये समाज खुद करवाती है। भाई किसी व्यक्ति को प्रेरित करना काम कौन कर? आप जाइए मारवाड़ की तरफ, आप बिना रोजगार के, बिना मतलब आप मतलब सरकारी नौकरी के रिश्ता करके दिखा दो, और जिसकी आयु 25 साल से ऊपर चली गई है करके दिखा दो आप, फिर वो बेचारे क्या करते हैं, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर इस घिनौने काम में वो उलझते हैं और लाख हम बर्बाद होते हैं फिर वो। और पता बर्बाद वैसे भी है, रिश्ता होगा नहीं, अकेले क्या करूंगा मैं, भाई नहीं बोलते अकेला सांड हूं मैं, क्या करूंगा, क्या करना, कहां जाऊं कहां हूं, वैसे भी अकेला हूं, लग जाएगी तो 2 हो जाएंगे, नहीं तो यहां नहीं बैठे अंदर बैठेंगे, इतना ही है। वो इसी मानसिकता से क्या करते हैं, इस कीचड़ में फंसते हैं। बाकी जहां रोजगार है, जिस एरिया में रोजगार है, उसमें ऐसा हो रहा है क्या? बताओ, ऐसे एरिया देख लो जहां पर रोजगार अच्छा है, मतलब लोगों के पास में पानी है, ठीक है, जमीन है, पास है पानी है, खेती काम कर रहे हैं, वो फंस रहे हैं क्या चीज में? वो नहीं फंस रहे ऑटोमेटिकली। वो इधर वाले क्यों फंसे ज्यादा? क्योंकि उनके पास पता है कि 3 महीने बारिश होती है, 9 महीने आराम से मौज करते हैं, खाते पीते हैं, कोई पूछता ही नहीं है, पूरे ताने ही ताने आते हैं हमारा पर। तो कहीं ना कहीं इन्हें समाज है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट रूप से क्या करे, इनको प्रेरित कर रहा है, ताने मार करके, ठीक है, उस व्यवस्था का हिस्सा न बना करके, उनको मुख्य धारा से बाहर करके, कि तेरी तो सरकारी नौकरी नहीं है इसलिए तुझे बच्चा नहीं देंगे, लो। फिर वो क्या करता है, अपने घर वालों को संतुष्ट करने के लिए, इधर करने के लिए, और घर वाले भी क्या करें, ये चीज करते हैं, करते नहीं करते हैं। और इसमें सबसे बात है, अच्छे परिवार लड़के फंस रहे हैं कि उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो पहले से कामयाब उनको मिल जाते हैं, उनको नहीं मिलते हैं, और हल्का रिश्ता वो करना नहीं चाहते, ये नियत रहती है। और फिर दूसरों को जीवन यापन देकर ये खुद करते हैं, वो तो लालच, वो अलग होता है। तो ये हमारा उच्च स्थान है। अब स्वर्ग क्या होता सुनना, बोलते समय कहीं पर वायु रुक रही है, जैसे मान लीजिए यहां रुक रही है, यहां रुक रही है, यहां रुक रही है, यहां किसी एक जगह रुक रही है और फिर बाहर निकल रही है, वो तो है आपका व्यंजन। और बिना किसी अवरोध के वायु वहां से निकलती शुरू होती है और बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाए। यहां से देखिए, फेफड़े से उत्पन्न होने के बाद में यहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, स्वर यंत्र है, यहां पर कंठ के नीचे स्वर यंत्र है, और यहां से ध्वनि शुरू होती है, उत्पन्न होती है, और सीधी बाहर निकल जाए। और जो ध्वनि बाहर निकलती है, जो आवाज है, यही आपकी वायु है। ध्वनि जो है ये वायु के माध्यम से ही बाहर निकलती है। ऐसे नहीं कि बिना वायु के माध्यम से आप सांस नहीं लोगे तो बोल नहीं पाओगे, तो बिना वायु के आप बोल ही नहीं पाएंगे, आपकी ध्वनि ही उत्पन्न नहीं होगी। और मुख के अंदर भी वायु है, तभी आपको क्या है, ध्वनि बाहर आ रही है। आपको क्या लगता है वायु वातावरण में हो तभी ध्वनि उत्पन्न होगी? नहीं, शरीर के अंदर भी वायु है, उसी के माध्यम से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। फेफड़ों में जो हवा भर रही है, फेफड़ों में जो हवा भर रही है, वही हवा क्या हो रही है, वही हवा आपको ध्वनि के रूप में बाहर ला रही है।
तो हवा ही माध्यम होती है वायु का। हवा, तो वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाए वो स्वर है, और जिसमें वायु अवरोध के साथ बाहर निकले फिर वो क्या है, व्यंजन है। और अवरोध कहां होगा, या तो कंठ में होगा, या तालु में होगा, या मूर्धन में होगा, या दंत में होगा, या फिर ओष्ठ में होगा। और एक दूसरे स्वर में एक काम, एक फैक्ट यहां पर यह भी करता है कि स्वर के उच्चारण में वायु रुकती तो नहीं है, पर कोई न कोई स्थान होता है वो तय करता है कि ध्वनि ये निकलेगी। दो प्रकाश होता है, एक तो स्थान तय करेगा, कंठ तय करेगा ध्वनि क्या निकलेगी, ठीक है, यहां से आई और कंठ के माध्यम से बाहर निकल गई, रुकी नहीं पर कंठ के सहयोग से बाहर निकली है। दूसरी आई तालु के सहयोग से क्या निकली है, बाहर। सहयोग मतलब छूती हुई, जो कंठ को छुए, तालु को छुए, दंत को छुए, मूर्धन को छुए और ओष्ठ को छुए, ऐसा होता है। और एक होती है छुए भी और रुके भी, वो कौन से होते हैं, व्यंजन। रुकआउट हो रही है तो व्यंजन है, और रुकआउट नहीं हो रही है तो आपके स्वर हैं। तो इस तरफ लिखना है यहां पर। अब ये परिभाषा भी आपको दोनों समझ में आ जाएगी, पहले यहां लिखना इस तरफ हो, इतने आधे में लिखना है। तुलनात्मक विधि से पढ़ना हमें, तो लिखिए इस तरफ, ऐसी ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में, ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु, फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के किसी भाग में, फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के किसी भाग में, किसी भाग में बिना रुकावट के, बिना रुकावट के बाहर निकलती है। बिना रुकावट के बाहर निकलती है, कॉमा, जीभ या होंठ, जीभ या होंठ कहीं स्पर्श नहीं करते, जीभ या होंठ कहीं स्पर्श नहीं करते। और न ही वायु का कहीं घर्षण होता है, और न ही वायु का कहीं घर्षण होता है, और न ही वायु का कहीं घर्षण होता है, कॉमा, उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। न ही वायु का कहीं घर्षण होता है, कॉमा, उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यानी खड़ी पाइये वाली। तो हमने जो पढ़ा है यहां पर देखिए कि फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र, मुख तंत्र कौन सा है, ये मुख का, ये जो गला है ना, ये मुख का ही तंत्र होता है हमारा। कंठ, तालु, मूर्धन, दंत और ओष्ठ ये प्रमुख अंग है। तो मुख तंत्र किसी भाग में, ये भाग है, किसी भाग में बिना रुकावट के बाहर निकलती है, कहीं रुकती नहीं है, बाहर निकल जाती है। जीभ या होंठ कहीं स्पर्श नहीं करते हैं, या तो जीभ कहीं स्पर्श करेगी ऊपर नीचे, और ना होंठ मिलेंगे। तो जब ऐसा नहीं होता तो वायु का कहीं घर्षण भी नहीं होता है। ऐसा नहीं वायु कहीं संघर्ष करते बाहर निकलती है, स स स बोलते हम, ऐसा भी नहीं होता है। वो कौन सा आपकी स्वर ध्वनि है। जैसे मान लीजिए अ, हम कहते हैं स्वर है, तो मैं अ से बोलना शुरू करता हूं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जीभ या होंठ कहीं स्पर्श नहीं करेंगे। यदि कर रहे हैं तो वो शुद्ध नहीं है, फिर वो क्या बन जाती है, अशुद्ध। जैसे री बोलते हैं, री, री में जीभ का अग्रभाग ऊपर छूता है, तो ये शुद्ध स्वर नहीं है। शुद्ध स्वर वही है जिनमें जीभ या होंठ कहीं स्पर्श नहीं करना चाहिए और वायु का कहीं घर्षण नहीं होना चाहिए, वो स्वर आपका शुद्ध है। और ऐसा हो रहा है तो अशुद्ध है। तो पढ़ेंगे हम हिंदी में अशुद्ध स्वर कितने हैं, एक। ये तो हमारा प्रश्न बनेंगे यहां पर परिभाषा आपको ठीक समझ। अच्छा, दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, व्यंजन की परिभाषा क्या बनेगी,
व्यंजन उल्टी बन जाएगी, वायु का कहीं ना कहीं, वायु कहीं ना कहीं रुकती है और फिर बाहर निकलती है, और जीभ या होठ का कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, और वायु भी घर्षण करती है। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए क, मैं कहता हूं क क्या है, व्यंजन है। जैसे मैं बोलता हूं मुंह खोला, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आ ई कहीं नहीं हो रहा है। अब मैं क बोलता हूं, क, में मुख पूरा खुला रहता है आराम से, बोलते हैं। अब क बोलो, क, जैसे आप क बोलोगे तो जीभ आपकी कहीं पर रुक रही है, और कंठ पर क्या दे रही है, दबाव दे रही है, ना, तो कंठ तय कर रहा है कि ध्वनि ये निकलेगी। जैसे मान लीजिए मुझे प बोलना है, प, मैं बिना होठ मिलाए बोलूं अ, अब दोनों होठ मिला दूं, बोलते हुए होठ मिला दूं, प, क्या बन जाएगा, प बनेगा, मतलब दोनों होठ मिलते हैं। तो सुनना, सबसे पहले हमने कंठ क क्यों रखा, कंठ से बोला जाता है, क, प कहां से बोल रहा है, तो प पूरा यहां पर है, ट, में जीभ का अगर भाग ऊपर छू रहा है तो कौन सा है, वो जो, और त अगर भाग दांतों को छू रहा है, दंत में, और च, जैसे बोलते हैं च, बोलते च, कहां बोल रहे हैं, तो तालु से है। तो ये देखिए क च ट त प, ये 25 वर्ण आपके यहीं पर पूरा जाता है। तो ज्यादा जटिल नहीं है, ये सरल है, पर परिभाषाएं हैं ये थोड़ी जटिल बन सकती है। इधर लिखिए व्यंजन के बारे में, ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में, परिभाषा वही रखता हूं जो स्वर की है, ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु, ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु, फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के किसी न किसी भाग में, मुख तंत्र के किसी न किसी भाग में, मुख तंत्र के किसी न किसी भाग में रुकावट के साथ बाहर निकलती है। रुकावट के साथ बाहर निकलती है। ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के किसी न किसी भाग में रुकावट के साथ बाहर निकलती है, कमा जीभ या होंठ का, आप होठ बोलते हो ना, होठ, ऊपर बिंदी आती है हो पर, जीभ या होठ का कहीं न कहीं घर्षण होता है, नहीं, जीभ या होठ कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं, जीभ या होठ कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं, और वायु का भी घर्षण होता है, और वायु का भी घर्षण होता है, उसे व्यंजन ध्वनि कहते हैं। और वायु का भी घर्षण होता है, कौमा, उसे व्यंजन ध्वनि कहते हैं, व्यंजन ध्वनि कहते हैं। ये तो है हमारी परिभाषा जो इस पूरी व्यवस्था के अनुसार हमने पढ़ी है। अब इस व्यंजन का खुद का एक बिंदु है, वो पढ़ना पड़ेगा, स्वर व्यंजन का, जो काफी महत्वपूर्ण है हमारा ये। अब ये क्या है, इसे देखना आप। स्वर होता है एक, इसकी पहचान और है। देखिए 3 चीज ध्यान रखना आप स्वर के बारे में, कभी आप फंस जाओ ना, कभी भी। 3 चीज, एक, जब बोलते हैं तो वायु कहीं रुकती नहीं है, कहीं रुकती नहीं है, जीभ या होठ कहीं स्पष्ट नहीं करते हैं, और वायु का कहीं घर्षण भी नहीं होता है। एक तो ये हो गया। दूसरी है कि ये बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोल जाते हैं। जो स्वर को बोलते हैं तो ये किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेता। जैसे हम बोलते हैं आ ई, बोलेंगे, किसी की सहायता नहीं लेंगे। एक तीसरी विशेषता इनकी और है, यदि आप किसी स्वर का उच्चारण करते हो और उससे उच्चारण को आप ऊंचा खींचते हैं, ऊंचा मतलब जानते हो, लंबा खींचते हैं ऊंचा, शुरू से अंत तक वही ध्वनि रहती है उसकी।
शुरू से अंत तक ध्वनि वही रहती है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं अ, अब इस अ को मैं ऊंचा खींच लूं, ध्वनि किस रहेगी, अ की रहेगी। ये स्वर की एक और विशेषता है। आ बोलिए, आ, तो ध्वनि आ की रहेगी। ई, शुरू से अंत तक ध्वनि किस रहेगी, ई की रहेगी। ऊ बोलिए, ऊ रह रही है। पर जैसे मैं बोलता हूं री, री, अंत में किसकी आ रही है, ए की आ रही है, तो यह शुद्ध हो जाएगा। ये क्या होगा, फिर आपको शुद्ध स्वर नहीं होता है। तो शुद्धता का आंकड़ा आप ऐसा भी इसमें तय कर सकते हो कि भाई यहां पर ये अशुद्ध है। तो अगला बिंदु लिखिए, इसमें स्वर में लिखना, स्वर का उच्चारण, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में, अंतर लिखना हो इधर लिख रहे हैं हम, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में बिना किसी, बिना किसी, क्या लिखा आपने, अन्य ध्वनि के, बिना किसी अन्य ध्वनि के, होता लिख दो, स्वतंत्र रूप में बिना किसी अन्य ध्वनि के होता है, या बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग से होता है, बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग से होता है। व्यंजन लिखिएगा, व्यंजन का उच्चारण सदैव, व्यंजन का उच्चारण सदैव स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण सदैव स्वर की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है। अगला बिंदु लिखिए यहां पर, स्वर ध्वनियां मूलतः 11 हैं। स्वर ध्वनियां मूलतः 11 हैं और व्यंजन ध्वनियां मूलतः 33 हैं। मूल कह रहा, ध्यान रखिएगा यहां पर ये प्रश्न, मूलतः 33 है। वर्णमाला में पढ़ते हैं तो आज तक जैसे हम 52 पढ़ते थे, अब 53 पढ़ते हैं हम। पता ये बात आपको, वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 है। ये 22 अक्टूबर 2024 को हुआ है ऐसा, बहुत पहले नहीं हुआ है। 22 अक्टूबर 2024 को ही हुआ है कि वर्णों की संख्या 52 नहीं है, हिंदी में 53 हो गई है। एक वर्ण है, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये मूल पढ़ रहे हैं हम। मूल जानते हो, एक मूल और एक कुल, दोनों में फर्क होगा। भाषा ही समझनी पड़ेगी, प्रश्न जैसा हुआ है हमें वैसा उत्तर देना होता है। एक जैसे ये वाला जो वर्ण है, ये हिंदी में नया आ गया है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते आप। कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रयोग होता है और वहां पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। मारवाड़ में इसका प्रयोग खूब चलता है। अब आप आराम से करो, कोई इसे काट नहीं, गलत नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या होगी जो RS में किसी ने लिख दिया ना रिटर्न में, वैकेंसी में, तो पेपर चेक करने वाले की मुश्किल बन सकता है। तो उसको बताना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मान्य कर दिया सरकार ने इसे, और मान्य किया जिस दिन उसी दिन से क्या होता है, ये लागू होता है। फिर आप आपका नाम जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए रास्ता में हल्दी घाटी है और किसी व्यक्ति ने ये लिख दिया, ये वाला, आप इसे गलत नहीं कर सकते, आपको सही करना पड़ेगा। अब ये नहीं कहते गलत हो गए, ये नहीं, ये उसको हल्दी बोलते हैं वैसे, हल्ल नहीं बोलते हैं, हड़ बोलते हैं। हड़ बोलते हैं, अड़, तो हल्दी घाटी, ड़ बोलते हैं, तो ड़ के साली को कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे कोई गलत नहीं करे, कैसा गलत है, गलत क्यों है, सरकार ने 22 अक्टूबर बोला है साफ सुथरे शब्दों में, भाई लीगली बोला सरकार ने कि अब आप इसका प्रयोग कर सकते हो व्यक्तिगत संज्ञा और जातिगत नहीं, व्यक्तिगत संज्ञाओं के साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। हल्दी घाटी व्यक्तिवाचक है नहीं है, अपन जैसे विश्व एकमात्र है, व्यक्तिवाचक है, तो उसके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं इसको। किसी व्यक्ति का नाम है, आप आराम से किसी डॉक्यूमेंट में, जैसे मान लीजिए किसी का नाम ये है, ठीक है, मूल सिंह है, आप इसको देखना,
राजपूता में शब्दावली बहुत ज्यादा चलती है। मूल सी, आप लिखो ना मूल सी है, ये मूल सी मानना पड़ेगा आपको। ये मूल ल नहीं है, ड़ बोलते इसको, ड़ मूल सी है। तो ये नाम आराम से आप इसको लिखिए, और यही सही है। आप इससे गलत नहीं कर सकते, किसी डॉक्यूमेंट में गलत नहीं कर सकते। आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कराओगे सब आधार कार्ड पर लिखा हुआ आएगा अभी तो। ये तो आपके आधार कार्ड में करा सकते हो आराम से, लेके भाई मेरा आधार कार्ड में ये कर। अब आप इसको मना करा, यदि ई मित्रों ने मना कर दे, आप उसकी स्थगित कर सकते हो ऊपर, ठीक है। उसको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और मना कैसे किया किसी को, आप आराम से, रिटर्न में होता, मेल होता है इसमें, मैंने आधार कार्ड में ये नाम लिखाने का प्रयास किया, उसने मुझे मना कर दिया, आप कलेक्टर शिकायत कर सकते, आप मेल करो ना, सीधी शिकायत का मेल कर दो, अपना जवाब आएगा उसका आपके पास में। और वो खुद आके बोलेगा लॉ साहब कहाँ करना बताइए, मुझे जानकारी नहीं थी। तो आज ये भी ध्वनि हमारे पास में आ गई है। तो फिलहाल ये मूल जो स्वर है वो 11 है। तो देखिए, एक आ उ 2 बार है भाई, री ए औ। और ये वाले व्यंजन आप लिखो एक बार, फिर इन्हें पढ़ना है बहुत अच्छे से। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएंगे। लिखिए लिखिए, आप ये पढ़ना बहुत जरूरी है, आप साइंस के हो तो बहुत जरूरी है। लिख लिया, हो गई। एक नोट लिखी नीचे यहां पर, नोट लिखिएगा। शुद्धता की, शुद्धता, शुद्धता ऑब्लिक शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से शुद्धता ऑब्लिक शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियों की संख्या, ध्वनियों की संख्या 39 ही है। 39 ही है। इसका कारण है, इसका कारण है कॉमा निम्नलिखित ध्वनियां अब शुद्ध रूप में नहीं बोली जाती है। इसका कारण है कॉमा निम्नलिखित ध्वनियां शुद्ध रूप में नहीं बोली जाती है। निम्नलिखित ध्वनियां शुद्ध रूप में नहीं बोली जाती है।
नहीं बोली जाती है। डैश कर दीजिए, डैश ये है। देखिए एक तो हमारे पास में ये री है, ये अब शुद्ध नहीं है, इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो हमारे पास में नहीं है। तो री का शुद्ध उच्चारण क्या रहा था, आपको ये जानना है। तो इसके बारे में एक तो मैं लिख देता हूं पूरा, पहले देखिए समझ लीजिए आप। यही चीज है आपका जो लेवल है आरपीएससी का, जिस नंबर से आप कह रहे हो ना कि 200 नंबर हमें हासिल करना है, तो थोड़ा एक चीज को समझ लेना यहीं पर ही। एक उदाहरण सुनना आप। रीट लेवल फर्स्ट क्या होता है, 5वीं तक का मास्टर होता है, उसके लिए पढ़ाता है। रीट लेवल फर्स्ट का पेपर होता है, बहुत आसान माना जाता है, माना जाता है, बहुत आसान पेपर माना जाता है उसका। एसआई की जो हिंदी है, जो एसआई का सिलेबस है, वो पूरा का पूरा सम्मिलित है, कोई एक दो टॉपिक नहीं है, सिर्फ 4 टॉपिक मान लीजिए नहीं है। ये 15 नंबर का है। ये सिलेबस कितने नंबर का है, 15 का। और यही सिलेबस एसआई में कितने नंबर का है, 200 नंबर का है। तो आपको लगता है कि जो रीट वालों को पढ़ा रहे हैं आप ये पढ़ लेंगे, तो संभव नहीं है। अब रीट वाले के लिए चीजें ये तो है महत्वपूर्ण, आता प्रश्न कभी नहीं आता है। और हमारी तो विडंबना है बहुत बड़ी राजस्थान की, तो कि राजस्थान की वैकेंसी में, टीचर वैकेंसी में वर्णमाला नहीं होता है, बाकी सारा घुसेड़ देंगे, कोई मतलब है या नहीं पता नहीं है। बच्चे को 5वीं क्लास वाले बच्चों को ये लोग पढ़ाते हैं, और वहां जाकर के बच्चों को वर्ण पढ़ाते हैं ना, क ख, और इनकी क ख की परीक्षा ये राजस्थान सरकार नहीं लेती है। मतलब जो पेपर बनाते हैं ना, पेपर नहीं, ये जो सिलेबस जो बनाते हैं, ये किस लेवल के बुद्धिजीवी होंगे, ये इन पर खुद पर क्या होता है, एक प्रश्न चिन्ह होता है ये। जो बच्चा जाकर पढ़ाएगा वर्णमाला, वर्णमाला का ज्ञान नहीं इन लोगों को नहीं होता इनके बारे में। आप पूछ लेना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, जाकर पूछ लेना मार्केट में, रीट वाला तैयारी करना है, हमारे तो वर्णमाला है ही नहीं पाठ्यक्रम में। अरे वाह, तो तू जाके बच्चों को क्या करेगा वहां पर, वो भी क्या करे, वो जो नौकरी चाहिए तो वो तो कैसे, हम क्यों फालतू, हमें पढ़ा नहीं पढ़ा सेकंड कंडीशन है, पहले तो खुद को क्या चाहिए, पेट पूजा चाहिए। हमारा शिक्षा स्तर कब बढ़ेगा, जो रोजगार होगा पर्याप्त, सीधा सा फंडा ये ध्यान रखना हमेशा। आप किसी स्कूल में बच्चे को डाल देना, आप कहीं पर किसी स्कूल में, सब जगह लेवल एक जैसा ही है। आप ये मत वो सोचना कि कहीं जगह बहुत ज्यादा पैसा भर रहे हैं और हमारे बच्चे का लेवल बढ़ जाएगा। बच्चे का रहन सहन स्तर बढ़ सकता है, बाकी जो ज्ञान है ना वो बच्चे का वहीं रहेगा, आपका आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कि सब जगह समान है। तो ये आपके उनको नहीं पढ़ाते, ये आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि आपका लेवल इस लेवल का है कि आपसे प्रश्न आता सीधा कि बताइए इसका क्या कुल कितने है, किस कारण से, आपको कारण पढ़ने पड़ते हैं यहाँ पर, उनका काम चल जाता है। तो इसका जो मूल चरण है, ठीक है, किसका, यह का, इसका मूल उच्चारण, कुछ ऐसा रहा है। आप उसको बोल के देख लो, आप बोल पाओगे, नहीं नहीं बोल पाएंगे, प्रयास मत करिए आप। अ र और फिर अ बोलते, अ का उच्चारण नहीं कर पाते हम, सीधा अ करते हैं हम। तो कुछ ऐसा रहा है, री री री, ऐसा कुछ जो हम नहीं कर पाते, इसको संभव नहीं हमारे लिए वर्तमान में। देखिए जो अब लुप्त है कि नहीं है, ऐसा रहा है, जो अब क्या बताइए, अब अज्ञात है। मैं अज्ञात इसलिए रहा हूं कि हो सकता है कोई हिमालय के पहाड़ में कोई ऋषि मुनि बैठे हैं जो हमारी पहुंच से वो दूर है, और कह ले बेटा मैं आके बोल रहा हूं, तो मैं गलत नहीं हो जाऊं कहीं पर। इसलिए खोज वाला जो विषय होता है वहां पर हम कभी लुप्त का प्रयोग नहीं करते, इसलिए क्या करते हैं, अज्ञात का प्रयोग करते हैं। विज्ञान में कोई भी चीज, साइंस की दृष्टि में कोई भी चीज आप लुप्त नहीं बोल सकते। आप बोलते हो, हम अज्ञात बोलते हैं, ठीक है। जीवन के संदर्भ में क्या बोलते हैं, हम लुप्त बोल सकते हैं। जीवन के संदर्भ में क्या बोलते हैं, लुप्त। कोई चीज नहीं मिल रही हमें, हम कहते हैं वो चीज लुप्त हो गई है। जैसे बोलते हैं आदि मानव लुप्त है, फिर भी लोग कहते हैं अभी भी कि हमने पहाड़ हम देखे हैं। नहीं आते कई बार वीडियो बन के आते हैं जो रील के रूप में, कि वहां पर दिखाई दिया है। तो विज्ञान भी क्या करती है, उसको ये नहीं कहते लुप्त है, वो कहते हैं भाई हो सकता है हमारी पहुंच में नहीं है। धरती पर ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर जो विज्ञान की भी पहुंच में नहीं है। तो अब अज्ञात है, ये क्या है, अज्ञात है।
वर्तमान में इसका उच्चारण क्या होता है वो आपको समझना होगा। वर्तमान में इसका उच्चारण र के स्वरीय रूप में होता है। स्वरीय रूप में क्या, रूपों में दो प्रकार से होता है। वर्तमान में इस री का जो उच्चारण है वो कितने प्रकार करते हैं हम, दो प्रकार के। तो इसका जो मूल उच्चारण है वो कुछ ऐसा रहा है। अब यदि ऐसा आ जाए कि री का मूल उच्चारण रहा था या कुछ था, और ये भी किसके, ये तो अच्छा ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश हो आपके पास में, तो सीधा पूछ लेते हैं किसके अनुसार, ये किसका मत है अनुसार। ये डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का मत है। ये उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा था जो अब नहीं है, अब नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या सीधा प्रश्न बनता है, उनके और लेवल में हमारा इतना फर्क होता है कि वहां पर सीधा प्रश्न प्रश्न बनता ही बनता है, साथ में ये पूछ रहे कई बार कि बताओ किसके अनुसार है ये। तो मतलब आपको कम से 100 किताब पढ़नी होती है तब जाकर उसको उत्तर दे पाते हैं कि इसके अनुसार ये है। समझ गए आप। और हमारा ऐसा नहीं है, हमारा सीधा प्रश्न आता है और जिसमें आ गए ना कि किसके अनुसार है, उसने पेपर ढूंढेगा नाम 2 दिन तक कि यार ये किसके अनुसार है। समझ गए आप, ये चीज है। तो ये ध्यान रखना, ये हो सकता है कुछ ऐसा था। और वर्तमान में होता है इसका दो रूप से, किसका, इस री का। स्वरीय रूप का मतलब क्या होता है, र का स्वरूप रूप मतलब एक होता है र के साथ में ई तो बनता है री, ये र का स्वरीय रूप है। कौन सा, ये र है और ये र का स्वरीय रूप है, ये र है और ये र का स्वरीय रूप है। कैसे, ये अकेला नहीं है, यहां पर इस र के साथ में यहां पर अ है और फिर मिलकर र बना। ये हम अगली क्लास में पढ़ पाएंगे। देखिए हर चीज हम एक ही दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा हमें। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि सही बोलना सीख जाए, किनको, वर्णों को, मत ध्वनियों को सही बोलना कि भाई ये स्वर है और ये व्यंजन है, इन्हें सही कैसे बोलते हैं, किसे क्या बोलते हैं। जैसे अभी आप में से कई हैं जो गलत बोलेंगे, अभी आपको क ख गलत बोलने आएंगे, तो मैं क ख ही नहीं पढ़ा हूं और मैं सही बोल देता हूं, आपको पता ही नहीं है, तो फिर समस्या उत्पन्न कर देगा हमारे लिए वो। तो एक तो ये है। एक इसका दूसरा रूप ये है कि र के साथ में यदि उ आता है तो ये रू बोला जाता है, बोलते हैं। ये दो प्रकार से होता है। अब अलग अलग क्षेत्र है, ये जो बोलते हैं ये हिंदी भाषी क्षेत्र में बोलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में इसका जो उच्चारण है ये आएगा। अब हिंदी भाषी क्षेत्र कौन सा है भाई, हिंदी भाषी क्षेत्र कौन सा है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, पहले ये समझिए, ये हमारा जो भारत है, मुझसे थोड़ा नक्शा नहीं बनता भाई, जो भी है देख लेना आप, ऊपर नीचे कोई गड़बड़ हो जाए तो कर देना हो। एक ऊपर कश्मीर है, लो ये हो गया, ये हमारा उत्तरी भारत है, ये यमुना नदी है, माफी चाहता हूं, नर्मदा, नर्मदा है, नर्मदा के ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो उत्तरी भारत कहलाता है। भाषा की दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से नर्मदा नदी है वो दो भागों में बट रही है, किसको, भारत को। ऊपरी है ये उत्तरी भारत है और नीचे वाला दक्षिण भारत में आता है। तो गुजरात भी दक्षिण चला गया, चलेगा। यहां पर एक पंजाब और कश्मीर, दो को छोड़कर जितने भी हैं, ये 7 सिस्टर को यहां पर ये छोड़ देना आप इनको, ठीक है, ये बांग्लादेश तक, ठीक है, इससे पहले पहले ये उत्तरी भारत है आपका। जहां पर एक है आपका राजस्थान, यहाँ की भाषा क्या है, हिंदी है, तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी भारत का ये यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र, तो एक राजस्थान है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा, एक मिनट, तीसरे ऊपर जाता है हिमाचल है, हिमाचल है, और फिर यहाँ पर उत्तराखंड थोड़ा यहाँ होता है पर मैंने यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, उत्तराखंड है, यहाँ तक तो आता ही है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर ये एमपी है, एमपी यहाँ तक भी है, एमपी है। और एमपी की यहाँ पर कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ हो गया, और यहाँ पर ये झारखंड है, और यहाँ पर ये बिहार है, ठीक है। अब बताओ कितने हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य और एक दिल्ली। ये हिंदी भाषी बेल्ट है, ये बोलते ना हिंदी बेल्ट जिसको बोलते हैं हम, कई बार सुनते हैं आप, ये हिंदी बेल्ट है पूरा का पूरा। जैसे पंजाब में हिंदी बोली भी जाती है और नहीं, दोनों स्थिति में है, लोग बोलते हिंदी बोलते हैं, समझते हिंदी है पर बोलते अपनी पंजाबी है। और कश्मीर में ऊपर कश्मीरी चलती है, दो ही है, पंजाबी और कश्मीरी। आते तो हिंदी में ही है पर हिंदी बेल्ट में ले लेते हैं इनको,
पर उच्चारण हिंदी की तरह होता है इनका। जो हम करते हैं ना, हिंदी बोलेंगे तो वही होगा, पर नीचे वालों के साथ समस्या हो सकती है। तो हमने यहां पर पढ़ा कि हिंदी भाषी और ये अहिंदी भाषी, अहिंदी भाषी क्षेत्र। एक होता है हिंदी तर्क क्षेत्र, हिंदी तर्क क्षेत्र होता है, जैसे नेपाल वाला जो हिस्सा आता ना, ये आता है जैसे हिंदी बोलते हैं पर हिंदी अहिंदी भी नहीं है तो हिंदी भी नहीं है, बीच का, हिंदी से अलग। एक तो अहिंदी मतलब जहां पर हिंदी नहीं है, जहां पर हिंदी आपको नहीं मिलेगी। इन दो रूप, दो प्रकार होता है। तो एक ये करते हैं हम, जैसे ऋषि शब्द है, हम इसे क्या बोलते हैं, या ये देखिए आप, ऋतु शब्द है, हम इसे क्या बोलते हैं, हम ऋतु बोलते हैं। तो इस री का उच्चारण ये नहीं करके हम ये कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, और ये शुद्ध यही होता है, यह शुद्ध शब्द है, लिखित में भी यही सब शुद्धि चलेगी हमारी। आपको ऋषभ लिखना हो, ठीक है, या आपको ऋतिक लिखना हो, तो ऋतिक यह सही है। अब ऋतिक कैसे लिखते हो, यह लिखते हो, ये लिखते हैं, यही आप यहां पर आ जाते हैं अहिंदी भाषी क्षेत्र में। जैसे गुजरात में चले गए आप, महाराष्ट्र में चले गए उस तरफ, तो ये जो आपका उच्चारण है ऋतु का, ये क्या बन जाएगा, ये ऋतु बन जाएगा। और जो जो ऋतिक है ये क्या बन जाएगा, ऋतिक बन जाएगा। आप बिल्कुल ही बारीकी सुनना। आप जैसे ऋषि है, हम ऋषि बोलते हैं, वो ऋषि बोलते हैं। आप अमित शाह जी को सुन लो, आप मोदी जी को सुन लो। मोदी जी का तो फिर भी उच्चारण क्या हो गया है, काफी हद तक उत्तरी भारत वाला हो गया, क्योंकि उन्होंने उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा समय व्यतीत किया अपना, अपने राजनीतिक जो जीवन है उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा समय व्यतीत किया है। तो उनका, और दूसरी बात अटल जी के पास में रहे तो उनके आसपास तो थोड़ा सा उनका काफी उच्चारण पर प्रभाव है उनका। अमित शाह जी को सुनो आप, भारत ऋषि मुनियों की धरती, वो ऋषि का प्रयोग नहीं करते हैं, ऋषि का ही प्रयोग करेंगे। तो उनके साथ में जैसे गुजरात का व्यक्ति बोल रहा है तो इसको क्या बोलेगा, रू का प्रयोग करता है, और हम क्या करते हैं इसका, री का। तो वास्तव में जो री थी वो री नहीं है। अब री तो हमारे पास ये है, जो एक्चुअल री थी वो हमारे पास नहीं है, वो क्या होगी, लुप्त, मतलब अज्ञात है, हम जानते नहीं उसका उच्चारण कैसा होता है। पर इन्होंने बताया है डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने कि कुछ ऐसा उच्चारण इसका था जो अब है नहीं हमारे पास में। एक तो हमारे पास में है, तो कितने कम पड़ गए, कितने कम पड़ गए, एक तो देखिए हमारे पास में, अच्छा कुल कितनी है, 11 और 33, कुल ध्वनियां कितनी है, कुल मूल ध्वनियां, रुको, मूल ध्वनियां कुल कितनी है, हमारे पास 44 है। 44, हमने कहा कि 5 नहीं है, कितनी है, शुद्ध रूप में 39 है, तो 5 अशुद्ध है, तो एक हुई अभी तक, कौन सी, ये री, एक अशुद्ध हुई है। अब आइए दूसरी, हम क बोलते हैं, क बोलते हो, आपको ख बोलना आता है, नहीं आता है तो थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, हो जाएगा। कैसे बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ये क होता है क्या है कि जब आप इसके ठीक बाद किसी व्यंजन के बाद वाला आप उस उच्चारण करते हो तो ह मिलता है और ख बनता है। क्या मिलता है, ख बनता है। इस उच्चारण क्या करते हैं हम, ह और दोनों को मिलाकर करिए, ख, क, ख, क, ख, इतना ही करना होता है इसमें, क ख, ऐसा नहीं होता उच्चारण, क ख, क ख, समय वही लगेगा, बस वायु की मात्रा ज्यादा निकलती है, मुख से वायु क में कम निकलती है और ह में, ख में ज्यादा निकलती है। तो क ख, तो इसका उच्चारण करने के लिए आपको सिर्फ एच जोड़ना है। ये एस लगा था ना एच, कि एच, ये ह की वजह से लगता है। तो प्रत्येक बाद वाले दूसरे के साथ में, चौथे के साथ में, इसे हम बोलते हैं अल्पप्राण, इसे बोलते हैं हम महाप्राण। ये मैं अल्पप्राण महाप्राण पढ़ूंगा तो बहुत अच्छे समझ आएगा आपको, क्योंकि अभी अल्पप्राण महाप्राण बीच में बोलूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो बोलना हो तो पहले के साथ में सामान्य बोलिए, दूसरे थोड़ा हल्का सा ह जोड़िए आप, ह ऐसे क ख ह, क ह ऐसे नहीं जोड़ना है, क ख, क ख, यही जुड़ेगा इसमें। तो इसके देख रहे हैं इसकी रचना, लिखते हैं इसको के एच, तो क ख, जी जी एच, ये लिखते हो ना, घ घ, देखिए क ख ग घ, हो गया। अगले को क्या बोलते हैं,
वो जो पांचवा है उसको क्या बोलते हैं? हर किसी का क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। इसका मूल उच्चारण अज्ञात है। क्या है इसका? नहीं होता है। छोटे बच्चों को पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़ा होगा। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी, खाली होता है ये। और ऊपर ड़ बोलते हैं, आप बोलते हैं ना, ड़ ये है, वो सड़क में आता है, हम पढ़ेंगे सड़क में आता है। ड़ ये नीचे बिंदी वाला है, उस बिंदी नीचे नहीं है उसके, ठीक है, अगले हिस्से पर है, यानी उस हिस्से पर है, उसके नीचे नहीं है बिंदी। अब देखिए, आप में से किसी ने लिखने में त्रुटि की है। कितनों ने बिंदी यहां पर नीचे लिखी है? सही करो उसे आप। एक आध होना चाहिए। एक ये मैडम मिल गए। और कौन है? आप हैं? हाँ, ये मुझे कंफर्म पता होता है कि यहां पर गलती करेंगे ये। नहीं, किसी नहीं की, थोड़ा बहुत आइडिया है तो उसने नहीं की है। बाकी पहली बार पढ़ने वाला विद्यार्थी करता है कि यहां पर बिंदी यहां पर आती है। इसका उच्चारण क्या हो रखा है? लुप्त हो रखा है, अज्ञात है, हमें इसके बारे में नहीं पता है। तो दूसरा जो हमारा कारण है वो यहां पर यह वाला है। कौन सा है? क वर्ग का पंचम है। देखिए, मूल उच्चारण अज्ञात है। वर्तमान उच्चारण, इसका जो वर्तमान उच्चारण है वो ये है। इसे हम अंग बोलते हैं। क्या से? अंग बोलते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग, कंठ से उच्चारण होना चाहिए। वो पूरा पूरा वर्ग क कंठ से होता है, इसलिए कंठ से होना चाहिए, इसको अंग बोलते हैं। दूसरा कोई उच्चारण इसका नहीं होगा। आप कोई बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, ठीक। इसके बाद में जो च वर्ग का पंचम है ये वाला, इसको क्या बोलते हो? ये बोलते हैं। यह तो ये है, यह तो आपका यह है। तो इसका देखिए, मूल उच्चारण अज्ञात है, वर्तमान उच्चारण इसका जो है वो है यह वाला। यह वर्तमान कौन सा है? यह वाला है। अच्छा, इसमें भी हम यदि पढ़ना चाहें कि ये जो हमारे पास लिखा है यह वाला, ये कौन सा है? कंठ नासिक के ध्वनियों का मिश्रित रूप है। वर्तमान में उच्चारण है कंठ नासिकीय ध्वनियों का मिश्रित रूप। ऐसे इसको पढ़ना हो ना आपको, परीक्षा में ध्यान रखना हो तो कंठ नासिक ध्वनियों का मिश्रित रूप। और मिश्रित रूप कौन सा है? अंग होता है इसका, ये उच्चारण है इसका। और इसके बाद में ये इसका उच्चारण देखिए, मूल उच्चारण इसका भी अज्ञात है। मूल उच्चारण इसका भी अज्ञात है। वर्तमान में उच्चारण है यह का अनुनासिक रूप, यह का अनुनासिक रूप। और यह का अनुनासिक रूप क्या है? यह है, यह पर आएगा चंद्र बिंदु, तब इसका उच्चारण करोगे आप। यह एक तो एक हम बोलते देखिए यह, और इस पर चंद्र बिंदु लगाइए, यह मतलब वायु नाक से भी निकले, मुख के साथ में। यह बोलते हैं यह अलग है, एक ही तो है ये। इसी के साथ चंद्र लगे चुना है, तो उसका कहाँ है ही नहीं, उसका भी अज्ञात है। तभी क्या बोलते? च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, ज से झंडा। आगे बोलिए। वो खाली बोलते हैं उससे, क्योंकि हमारे पास ध्वनि नहीं है, शब्द कहां से बना उससे? आप ध्वनि लुप्त हो चुकी है ही नहीं हमारे पास में, तो शब्द नहीं बनेगा उससे। और देखिए, इसके बाद में ट वर्ग का जो पांचवा है, ये जो ट वर्ग का पांचवा, इसका उच्चारण भी अज्ञात है, इसका भी उच्चारण अज्ञात है, इसका भी नहीं है। तभी देखिए, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। आगे बोलो। खाली होता है, क्योंकि ध्वनि यदि हमारे पास होती तो हम उसे शब्द जरूर बनाते, उसकी शुरुआत से जरूर बनाते। इसलिए इन तीनों से हिंदी में शब्द की शुरुआत नहीं होती, कभी शब्द की शुरुआत ही नहीं होती है।
तो मूल उच्चारण अज्ञात है, वर्तमान उच्चारण है ये वाला। ये देखिए ऋ है, ये नीचे बिंदी है, इस ऋ बोलते हैं। ऋ का अनुनासिक उच्चारण, ऋ का अनुनासिक उच्चारण या अनुनासिक रूप, और वो कौन सा आएगा? इस पर क्या लगाओगे? चंद्र बिंदु। जैसे इसे हम बोलते हैं, यहां सुना ध्यान से, इसे बोलते हैं ड़, इसे बोलते हैं ण। ड़ के साथ में वायु को नाक से निकालना है। ड़ ण ड़ ण ड़ ण। तो ये आपके उच्चारण है इनके। तो अब यहां देखना, अंग य ण, न म में कोई समस्या नहीं है। फिर हम आते हैं यहां पर, ये जो हमारा विषय है यहां पर आते हैं। यहां पर भी कौन सा, ये जो स है इसका उच्चारण लुप्त हो गया है, मतलब वर्तमान में नहीं है। तो इन तीनों स में से दो का सही हमें मिलता है, एस एच एस एच एस, दो रूप लिखते हैं अंग्रेजी में, लिखते हो ना आप। तो जो इसका उच्चारण है वो इसके जैसा होता है, इसका उच्चारण है वो इसके जैसा ही होता है। आप कहीं पर इसका उच्चारण नहीं कर पाते, कोई कहता है मूर्धनीय स, बोलो भले मूर्धनीय, आप बोलो कहीं पर नहीं बोल पाओ मूर्धनीय। कौन सा बोलते हैं? यही बोलते हैं। तभी तुमने दो को एक समान किया फिर एक को अलग किया। कभी लगता नहीं आपको कि अच्छा आप देवनागरी को रोमन में लिखिए, यानी हिंदी को अंग्रेजी में बोलिए आप। जब दो भाषाओं का रूपांतरण होता है, ठीक है, मतलब अनुवाद करते हैं, तो सारी चीज समझ में आती है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। चलो मान लीजिए, देखिए होता है क्या कि हमें हमारी बात समझ में नहीं आती है, पर पड़ोसी को जरूर आती है। पड़ोसी देख के बताते हैं, रुक रहे तुम यहाँ गलती कर रहे हो। या जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारी बातों को व्यवहार में लेता है, या हमारे किसी वस्तु को व्यवहार में लेता है, उसका नजरिया अलग होगा पूरा, वो वास्तविकता से पता कर पाएगा। हमारी कॉपी हम ही चेक कर ले तो पूरे पूरे नंबर, कोई कमी नहीं रहेगी। और हमारी कॉपी दूसरे को अनजान व्यक्ति चेक करे तो, जिसका उसके साथ हित हो, प्रभावित, भाई किसी का हित प्रभावित हो, तो वो क्या करेगा, वो एक एक चीज को क्या करेगा, बारीकी से चेक करेगा और फिर तय करेगा, ये तो करेगा। तो ये है आपके ध्वनियों का उच्चारण है। एक इसका जो है वो है मूल उच्चारण इसका अज्ञात है, और जो वर्तमान जो इसका उच्चारण है किसका, स का, तो मूल तो इसका अज्ञात है, वर्तमान में स, इसके जैसे ही करता है, मतलब यही करते हैं हम, दोनों स का लगातार करते हैं, फिर एक स का अलग से होता है, यह है इसका उच्चारण। तो अभी तक जो हमने स्वर पढ़े हैं, केवल हमने आज बेसिक क्लास में कि इनको बोलते कैसे हैं, सही बोलना सीख जाओ, कोई समस्या नहीं है। तीनों स को तीनों स के जैसा ही बोलना आपको। पर यहां ध्यान रखना, इसे क्या बोलेंगे, अंग बोलेंगे, और इसे इसे य बोलेंगे, और इसे ण बोलेंगे। ण पर चंद्र बिंदु ण, थोड़ा समय लगेगा बोलने में, जब बोल ही सही नहीं पाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। और ये आपका नहीं है, ये खिचड़ी बड़े स्तर पर गलत बोली जाती है, मतलब इसे खिचड़ी कर रखी है पूरी तरह से। और इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, ये स ही करते हैं। और इसका उच्चारण क्या करते हैं, री भी करते हैं और रू भी करते हैं। हम उत्तरी भारत का हैं, हम रू करेंगे, नहीं हम री करेंगे, हम रू पर नहीं जाएंगे, पर आपकी जानकारी के लिए रू होना चाहिए। कल प्रश्न बन जाए तो एक अहिंदी भाषी व्यक्ति इसका उच्चारण क्या करेगा, तो पता होना चाहिए आपको, इसका ये उच्चारण करेगा इसका, ये लिख लो आप, ये लिखोगे। तो चलो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।